ये कहानी एक हीरो की पार्टी की है जो कि डीमन लॉर्ड को हराने के लिए अपनी जर्नी पर निकले होते हैं। लेकिन उनके बीच में एक बहन और भाई होते हैं, रेड और रोड। दोनों ही एसएस रैंक होते हैं। लेकिन पार्टी मेंबर्स होते हैं जो कि रेड को एक बीकेट समझ रहे होते हैं क्योंकि उसकी स्किल होती है वह गाइड की होती है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि गाइड की स्किल को होने की वजह से उसके पास में सब तरह की स्किल्स हैं और हर तरह के वह माहिर हो सकता है। तो इसीलिए बेलो उसको बीक बताकर अपनी पार्टी से निकाल देती हैं। उसकी सिस्टर को भी बात पता नहीं चलती है। रेड भी होता है पार्टी को छोड़कर चला जाता है और अपनी न्यू जर्नी पर निकल जाता है एक छोटे से विलेज की तरफ, जहाँ पर कि रेड होता है अपनी एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करता है, जहाँ पर अपनी एक पोशन की शॉप भी स्टार्ट कर लेता है और अपनी एक न्यू जर्नी एक न्यू तरह से स्टार्ट करता है और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलो आज हम इस एनिमे में यही देखने वाले हैं, रेड जब इस पार्टी को छोड़कर चला जाता है तो किस तरह से पार्टी तबाह होती है और हाँ इन्हें जब पता चलता है कि रेड उनकी टीम के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टर किंग तेरेसिन द्वारा एवलॉन कॉन्टिनेंट पर अटैक शुरू हुए 3 साल हो चुके थे। 4 किंगडम्स तबाह हो गए थे और आधा महाद्वीप उसके कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन देवता अब भी मानवता का साथ नहीं छोड़ने वाले थे। एक डीमन ने आमो पहन चुकी लड़की पर अटैक किया। लड़की ने सिर्फ एक हाल से उसका वार रोक दिया और अगले ही पल उसे इंस्टेंटली खत्म कर दिया। ये लड़की थी रूडी, हीरोज ब्लेसिंग से ब्लेस्ड वॉरियर। पॉइजन क्योर करने के लिए कोका लीव्स का इस्तेमाल जरूरी है और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ड्रैगन स्पिरिट मशरूम। ये लड़का पहाड़ों पर मेहनत से हर्ब्स इकट्ठा कर रहा था। ये जगह है जोल्टन फ्रंटियर, पूर्व और उत्तर में मेटा माउंटेन रेंज से घिरी हुई और चारों ओर फैले हुए कई स्वॉर्म से लदी हुई। ऐसी जमीन का डेवलपमेंट करना बेहद कठिन और रिस्की है। ये गरीब और निग्लेक्टेड जगह है, ऐसी जगह जहां क्रिमिनल्स भी जाने की जहमत नहीं उठाते। यहाँ सिर्फ कुछ एक्सेंट्रिक लोग ही आते हैं, लेकिन ये जगह उस लड़के के लिए परफेक्ट थी। जब उसने पर्याप्त हर्ब्स जमा कर ली तो वो एडवेंचर गिल्ड में लौट आया। रेड को हर्ब से कुल 130 कॉइन्स मिले। उसे फिर से हर्ब्स चुनते देखकर गिल्ड मेंबर्स उसका मजाक उड़ाने लगे। रेड को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे ये काम ठीक लगता था। उन्होंने उसकी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड देखी और ताना मारा कि ये पुरानी तलवार यूजलेस है, कम से कम आयरन स्वॉर्ड तो ले ही ले। लेकिन रेड ने साफ मना कर दिया। उसका सपना था अपनी खुद की मेडिसिन शॉप खोलना ताकि उसे तलवार चलाने की जरूरत ही ना पड़े। यही उसका असली ड्रीम था। लेकिन अभी तक उसने दुकान खोलने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं बचाए थे। तभी छोटा टैंटर दौड़ता हुआ रेड से मिलने आया। वो शेकी बखारता है कि उसके दोस्त गॉन्स ने कहा है कि उसमें कार्पेंट्री का टैलेंट है और यही सुनकर टैंटर बहुत खुश है। लेकिन उसे अभी तक अपना ब्लेसिंग नहीं मिला था, इसलिए थोड़ा चिंतित था। फिर भी टैंटर ने ठान लिया था। उसने कहा कि वो आगे चलकर एक बेहतरीन कारपेंटर बनेगा और रेड के लिए एक शानदार फार्मेसी बनाएगा। इतना कहकर वो अपने पिता को खाना देने दौड़ पड़ा। इस दुनिया के हर जीव को ब्लेसिंग्स मिलते हैं। ये देवताओं का दिया हुआ ग्रेस है जो उन्हें गाइड करता है कि इस दुनिया के लिए क्या जरूरी है। हंटर्स, वॉरियर्स, मेजेस, हर तरह के ब्लेसिंग्स मौजूद हैं। ब्लेसिंग के टाइप पर ही उनके स्किल्स और प्रोफेशन तय होते हैं। यही सोचते हुए रेड को अपने अतीत की कड़वी यादें याद आई। एक बार उसे अस्वीकार कर दिया गया था। उसे पार्टी का सदस्य मानने से इनकार कर दिया गया था। रेड हंस पड़ा और सोचा कि अब वो सब याद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन उस रात घर पर बुरे मेमोरीज बार बार उसके माइंड में गूंजने लगे। उसे वो दिन याद आया जब एरिस ने उसे अलग ले जाकर एक स्वॉर्ड पकड़ाई थी। उसने एक मैजिक बैरियर खड़ी की और रेड से कहा कि वो स्वॉर्ड से उस पर हमला करे। एरिस के प्रोवोकिंग वर्ड सुनकर रेड ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन बैरियर जरा भी नहीं हिला। यही काफी था। एरिस ने मैजिक हटाया और रेड से कहा कि वो अब उसका साथी नहीं है। इतनी वीक मैजिक वॉल को तोड़ने के कई तरीके थे, लेकिन रेड कुछ नहीं कर सका। टीम को ऐसे साथी की जरूरत थी जो उनके साथ कदम से कदम मिला सके, जो जरूरत पड़ने पर सपोर्ट करे, रेड जैसा बोझ नहीं। हाल ही में डेस्मंड के साथ बैटल में एरिस ने देखा था कि रेड टीम के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। इतना ही नहीं, उसे बचाने की कोशिश में बाकी सबको परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हीरो रूडी भी अचानक हुए हमलों का सामना नहीं कर पा रही थी। सच तो ये था कि एरिस रेड के ब्लेसिंग के बारे में जानता था। गाइड, एक ऐसा ब्लेसिंग जिसने रेड को जन्म से ही नाइट लेवल स्किल्स दिए थे। उसी की बदौलत रेड ने अब तक रूडी की रक्षा और गाइडेंस की थी। इसके लिए एरिस उसका आभारी था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रूडी और बाकी सभी रेड के लेवल से आगे निकल चुके थे। सीधे शब्दों में कहें तो अब उन्हें रेड की जरूरत नहीं थी। रेड ये मानने को तैयार नहीं था और पूरी कोशिश करता रहा। एरिस गुस्से से चिल्लाया, कोशिश करना कमजोरी को छिपाने का एक्सक्यूज नहीं। रूडी कभी भी रेड को टीम से बाहर नहीं निकालेगा। इसलिए एरिस ने उसे समझाने का काम खुद लिया। उसने कहा अगर रेड सच में उस पर बोझ नहीं डालना चाहता तो उसे टीम छोड़ देनी चाहिए। रेड बहुत ह्यूमिलिएशन झेल चुका था। उसने अपनी किस्मत मान ली। वो भामत नाइट टीम का नाइट कैप्टन था। अगर उसे अभी निकाला गया तो पूरी टीम की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए उसने डीमन लॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन का बहाना बनाया और कभी वापस नहीं लौटा। उसने अपना नाम बदलकर रेड रख लिया और इस टाउन में अकेला रहने लगा। हालांकि एरिस ने हार्श वर्ड्स कहे थे, लेकिन सच वही था। रेड ने वॉल पर लगी पेंटिंग की ओर देखा। साथ ही एडवेंचरर्स के साथ बैटल्स, केसुअली प्लान स्ट्रैटेजीज सब अब पास्ट बन चुके थे। रेड ने अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर ली थी। अब उसने इस टाउन में दूसरी जिंदगी शुरू करने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह रेड फिर से जंगल हर्ब्स चुनने गया। उसके ब्लेसिंग की वजह से उसे रस्तों की पहचान और हर्ब्स की नॉलेज थी।
तभी अचानक एक बियर ने उस पर हमला किया। रेड रिटालिएट करने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। अब वो हीरो टीम का हिस्सा नहीं था। उसने बियर को नजरअंदाज किया और वापस लौट आया। जैसे ही वो विलेज गेट पहुंचा, एडवेंचरर्स का एक दल उसका इंतजार कर रहा था। दल के लीडर एल्बर्ट रेड का स्वागत करने आ गया। उसने रेड की मेहनत और अचीवमेंट्स के बारे में सुन रखा था। फिलहाल वे उस बहर को हराने के लिए माउंटेन चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं पता था। इसलिए उन्होंने रेड से मार्गदर्शन मांगा। रेड ने तुरंत मना कर दिया, हालांकि उन्होंने उसे सी रैंक एडवेंचरर बनने में मदद करने का वादा किया था। एल्बर्ट गुस्से से रेड को डांटकर चला गया। रेड को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह खुद को दिखावे में फंसने नहीं देना चाहता था। अगर उसकी असली पहचान उजागर हो जाती तो सब खत्म हो जाता। उस रात अपने कमरे में कॉइन्स गिनते हुए गॉन्स घबरा कर आया और रेड से अपने भाई की जांच करने के लिए कहा। उसके भाई को व्हाइट आई डिजीज हो गया था। रेड तुरंत तांता को देखने गया। सभी लक्षण डॉक्टर की राय से मेल खाते थे। ये सचमुच व्हाइट आई डिजीज था। रेड इसका इलाज कर सकता था, लेकिन उसके पास हर्ब्स पर्याप्त नहीं थे। अगर अगले दिन तक इलाज ना हुआ तो तांता के अंधा होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। गॉन्स घुटनों के बल बैठकर रेड से विनती करने लगा। उसे पता था कि माउंटेन चढ़ना बेहद खतरनाक होगा, लेकिन अब वो सिर्फ रेड पर भरोसा कर सकता था। रेड थोड़ा झिझका, लेकिन उसकी दयालु नेचर तांता की सफरिंग को नजरअंदाज नहीं कर सकी। रेड ने मान लिया और तुरंत निकल पड़ा। उसने स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सेलरेशन चालू किया और तेजी से माउंटेन की ओर चढ़ने लगा। एल्बर्ट के दल से बचने के लिए रेड ने घुमावदार रास्ता चुना। अचानक उसे माउंटेन पर अजीब सी स्मेल आई। रेड दौड़कर देखने पहुंचा। पहाड़ भीषण रूप से जल रहा था। रेड तुरंत समझ गया कि यह एल्बर्ट की पार्टी का काम है। लेकिन ये जगह क्यों? जिस रेयर हर्ब की उसे तलाश थी वो सिर्फ इसी इलाके में उगता था। रेड ने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे वही बेर मिल गया जिसका एल्बर्ट का ग्रुप शिकार कर रहा था। वह लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं था। रेड ने स्वॉर्ड निकाली, एक पावरफुल स्ट्राइक किया और तुरंत वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद एल्बर्ट की पार्टी पहुंची। उन्होंने वहां बेर को मरा हुआ पाया और उसके शरीर पर एक अजीब सा घाव देखा। इस बीच रेड डॉक्टर के लिए सारी हर्ब्स ले आया था। तांता अब काफी बेहतर था। गॉन्स धन्यवाद करना चाहता था, लेकिन रेड ने कुछ भी स्वीकार करने से मना कर दिया और चुपचाप चला गया। बाहर टहलते हुए रेड अपनी एबिलिटीज पर विचार कर रहा था। आज उसे हर्ब्स चुनते समय आग से बचने के लिए अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन उसकी अवधि बहुत कम थी। एरी सही था, उसकी पावर बस इतनी ही थी। वे दुनिया को कैसे बचा सकता था? तभी गोन्स फिर आया और बोला कि वह अपने भाई के सेवियर को खाली हाथ नहीं जाने देगा। रेड ने बिना औपचारिकता के अपनी इच्छा जाहिर कर दी। 4 दिन बाद एडवेंचरर गिल्ड की स्टार रिट अपना मिशन पूरा करके लौटी। उसने सिस्टर मैगुरी को सुंदर कपड़ों में देखा और क्यूरियस हो गई। मैगुरी ने बताया कि आज रेड नामक एक एडवेंचरर की नई मेडिसिन शॉप के उद्घाटन पर पार्टी है। रिट को यह सुनकर इंटरेस्ट हुआ। उसने मैगुरी से और पूछा। अपने लंबे अनुभव के कारण मैगुरी को शक था कि रेड अपनी असली ताकत छिपा रहा है और यकीन था कि वह कभी नाइट रहा होगा। इस बीच रेड अपनी नई दवा की दुकान को देख रहा था। गोन्स ने उसके लिए ये जगह बनवाई थी। ये उसी रकम से पॉसिबल हुआ था जो गोन्स ने तांता को बचाने के लिए चुकाई थी। रेड ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का खर्च उठाया, जबकि मजदूरी फ्री थी। इस वजह से उसकी बचत अब भी पर्याप्त थी। कई लोग उसकी दुकान के उद्घाटन पर आए। रेड ने हाथ में वाइन ग्लास लेकर सबका धन्यवाद किया और कहा कि उसके सपने को पूरा करने में सबने जो साथ दिया वह कभी नहीं भूलेगा। उसे उम्मीद थी कि वे लोग आगे भी उसके साथ रहेंगे। इस तरह रेड की डिजायर्ड स्लो लाइफ हकीकत बन गई। उसकी दूसरी जिंदगी ऑफिशियली शुरू हो गई। लेकिन भव्य उद्घाटन के बाद सब स्मूथ नहीं चला। उस दिन भारी बारिश हो रही थी। रेड दुकान में बैठा शिकायत कर रहा था कि कोई कस्टमर खरीदारी करने नहीं आ रहा। अगर यही हालत रही तो उसकी बनाई हुई सारी दवाइयां बेकार हो जाएंगी। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। रिट नाम की महिला अंदर आई और रेड का ग्रीटिंग किया। रेड हैरान रह गया। वह इस महिला को अच्छी तरह जानता था। वह न सिर्फ एडवेंचरर्स के बीच मशहूर थी, बल्कि लोग्राविया नामक शक्तिशाली मिलिट्री नेशन की दूसरी प्रिंसेस भी थी। दोनों बैठकर चाय पीने लगे और बातें करने लगे। रेड को आश्चर्य हुआ कि रिट ने अपनी प्रिंसेस वाली आइडेंटिटी कैसे छोड़ दी और इस रिमोट जगह पर एडवेंचरर बन गई। रिट ने सिर खुजाते हुए कहा कि उसके सपोर्टर्स चाहते थे कि वह राजा बने, लेकिन वह कभी राजा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वह घर छोड़कर यहाँ आ गई। रिट को उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ रेड से दोबारा मिलेगी। पहले वे दोनों टीममेट्स रह चुके थे। रिट को खुशी हुई कि रेड अब भी उसे याद करता है। फिर रिट ने रेड से सच पूछा। रेड ने उसे सब कुछ बता दिया। रिट गुस्से हो गई। उसे लगता था कि रेड अपने साथियों पर कभी बोझ नहीं था, बल्कि वह हमेशा अब सब के लिए फाइट्स को मैनेज करता था ताकि बाकी पूरी ताकत से लड़ सके। अगर रेड न होता तो हीरो टीम इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन रेड अब भी मानता था कि उसका फैसला सही था। अपने साथियों पर बोझ बनने से पहले उसका हट जाना बेहतर था। और वैसे भी उसके बिना रूडी और बाकी टीम शानदार काम कर रही थी। उसने सुना था कि उन्होंने डीमन किंग की आर्मी के 4 हेवनली किंग्स में से एक गोंडोर को भी हरा दिया था। बाद में जब रेड को लगा कि उसकी बनाई हुई चाय ठंडी हो गई है, तो उसने बहाना बनाकर रिट के लिए किचन में जाकर दूसरी चाय बनाई। उसे मिले बहुत वक्त हो गया था। वह रिट को इतनी आसानी से चाय परोस रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी बहन रूडी की याद आ रही थी। रेड ने हल्की आह भरी। अब रूडी से दोबारा मिलना शायद इम्पॉसिबल होगा।
रेड ने खुशी से रेड की बनाई हुई चाय का सिप लिया, क्योंकि ये चाय पैलेस में पी गई टी से भी बेहतर थी। रेड हल्के से हंस पड़ी। इस तारीफ को एक्सेप्ट करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वो सोच भी कैसे सकती थी कि उसके सिंपल कुकिंग स्किल्स की तुलना रॉयल शेफ से की जाए, लेकिन रेड को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। शायद ये चाय इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसे रेड ने खुद उसके लिए बनाया था। दोनों की मुलाकात की यादें अचानक ताजा हो गई। कई साल पहले लैगर वाइडक्ट के एक बार में हीरो टीम वहां ऑर्क्स की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने आई थी। तभी एक चीप आदमी ने रिड को परेशान करना शुरू किया। रिड ने तुरंत नाइफ उसकी गर्दन पर रख दिया और वो डरकर भाग गया। उसके बाद उसने रूडी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हीरो टीम की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास लेगर वाइडक्ट की रक्षा करने की खुद ही शक्ति है। रिड जोर से हंसी और वहां बैठे लोगों की चीयर के बीच बार छोड़ दिया। लोगों के लिए रिड किंगडम का गौरव थी, सबसे पावरफुल एडवेंचरर जिसने कभी कोई वॉर नहीं हारा था। जितना रेड सोचती उतना उसे लगता कि रेड अब उससे बहुत अलग है। जब वे पहली बार मिले थे, बाहर से वो कठोर और रूखी दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन असल में वो बेहद केयरिंग थी और रेड का थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव भी। रेड ने कबूल किया कि ये उसे कभी कभी परेशान करता था। रेड ने तुरंत डिनाई कर दिया। मैं कब ताने कसती हूँ, उसने चैलेंज किया, फिर सबूत भी दिया। पहली बार जब उन्होंने साथ मिशन किया था। हीरो टीम में किसी को भी स्काउटिंग या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं आता था, इसलिए रेड को अकेले ही रात में पहाड़ पर जाना पड़ा। वहां उसकी मुलाकात रेड से हुई। उसने रेड से कहा कि उसे बैक करना होगा, तभी वो अपनी सारी फाइंडिंग्स शेयर करेगी। रेड ने बिना सोचे मान लिया। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट लेगर वाइडक्ट को बचा सकती थी तो वो कीमत देने को तैयार था। ये सुनकर रेड हैरान रह गई, लेकिन उसने अपना वादा निभाया। उसकी जांच में पाया गया कि पहाड़ के नॉर्थ में अजीब फुटप्रिंट्स थे। रेड ने कंफर्म किया कि वहां एक पुराना घर था जहां लोग लकड़ियां जमा करते थे, लेकिन लकड़ियां ऑलरेडी बहुत थीं, फिर भी वे काट रहे थे और उन रहस्यमयी फुटप्रिंट्स का भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। रेड को शक था कि ये लकड़ियां किसी डार्क रिचुअल के लिए यूज हो रही हैं, और अगर विलेजर्स ने शिकायत नहीं की तो इसका मतलब था कि वे या तो डराए गए थे या हॉस्टेज बनाए गए थे। साधारण भूत या राक्षस ये नहीं कर सकते थे। केवल एक पॉसिबिलिटी बचती थी, डीमन किंग्स की आर्मी। इतनी इन्वेस्टिगेशन के बाद रेड ने रेड को अपनी टीम ज्वाइन करने का इनवाइट दिया, लेकिन रेड ने मना कर दिया। उसे ये काम अकेले करना था। उसे अपने फादर को साबित करना था कि उसमें असली टैलेंट है, वरना उसके पिता उसकी अथॉरिटी हीरो टीम को सौंप देते। रेड ने उसे फोर्स नहीं किया, बस कुकीज का एक पैकेट दिया। रेड ने टेस्ट किया और मानो एक ही बाइट में एडिक्ट हो गया, लेकिन रेड ने अभी तक उसकी एबिलिटीज को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। वो ऑनेस्टी उसे शीसाटोन के खिलाफ बैटल के बाद ही मिली। कुछ समय बाद लोग्राविया डची में एक बड़ी काउंसिल मीटिंग हुई। स्काउट रिपोर्ट्स के मुताबिक डीमन आर्मी स्थिर थी, लेकिन अटैक किसी भी समय हो सकता था। परिषद में कुछ लोग तुरंत अटैक करने के पक्ष में थे, क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे थे। रिट ने लॉजिक से कहा कि अगर उनकी हालत ऐसी है तो डीमंस भी स्टारवेशन फेस कर रहे होंगे। उसने रिवील किया कि उसने माउंटेन के भीतर उनका फूड स्टोरेज खोज लिया है और प्लान सजेस्ट किया कि इनफिल्ट्रेशन करके उसे जला दिया जाए। काउंसिल ने तुरंत अपोज किया। राजकुमारी खुद क्यों रिस्क ले, लेकिन रिट के मास्टर ने अप्रूव कर दिया। मास्टर डिस्ट्रैक्शन करेगा और हीरो टीम कैसल की रक्षा करेगी। प्लान शुरू हुआ, लेकिन उतना स्मूथ नहीं था। पहाड़ पर जब मास्टर ऑर्क्स के साथ दिखा तो पता चला कि उसे पहले ही शीसरेन ने मिला लिया था। बूढ़े व्यक्ति का रूप बस एक डिस्गाइज था ताकि वो डची में घुसपैठ कर सके। रिट टूट कर रो पड़ी और बदला लेने दौड़ी, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। सबसे खतरनाक पल में रेड आ गया और उसने उसे बचा लिया। हीरो ग्रुप कैसल में था, इसलिए उसका सस्पिशन सही साबित हुआ। रेड और रिट ने शीसरेन को रोकने की कोशिश की जब तक रूडी नहीं आ गया। रूडी ने आते ही अपनी ताकत से शीसरेन को प्रैक्टिस टारगेट की तरह इजीली खत्म कर दिया। केवल 3 स्वर्ड स्ट्राइक से रिट स्टन रह गया। कुछ दिनों बाद रिट ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। रेड उसे कंसोल करने पहुंचा। रिट के हाथ कांप रहे थे और आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और कुछ कर नहीं पाई। उसका फाइटिंग स्पिरिट टूट चुका था। उसे डर था कि कहीं बाकी लोग भी उसे छोड़कर न चले जाएं। तभी रेड ने रिट को अपनी नई योजना बताई। उन्होंने और उनकी टीम ने लोग्राविया डची के लिए एक्स्ट्रा मिलिट्री सपोर्ट जुटाने के लिए दुश्मन की घेराबंदी तोड़ने का प्लान बनाया। हालांकि इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि रीइंफोर्समेंट आ ही जाएंगे, इसलिए उन्हें ऐसे रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत थी जिसकी स्ट्रॉन्ग विल और जनता पर पकड़ हो। रिट इस रोल के लिए परफेक्ट चॉइस थी। रेड ने साफ कहा कि ये वॉर लोग्राविया की विल पावर से जीता जाएगा, ना कि सिर्फ इसलिए कि हीरो ग्रुप वहां मौजूद है। उन्हें गायस की मौत के बाद लगे दाग को मिटाना था,
वरना हीरो टीम के जाने के बाद अगर डची पर डीमन आर्मी ने फिर से हमला किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रेड की हिम्मत बढ़ाने वाली बातों ने रिट का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस ला दिया और उन्होंने बैटल जीत लिया। उसके बाद रेड और रिट देर शाम तक बातें करते रहे। जब रात गहरी हो गई, रेड ने रिट को डिनर के लिए इनवाइट किया और जाहिर है रिट मना नहीं कर पाई। इस बार उसने रेड से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी फार्मेसी में काम करना चाहती है। रेड ने पहले ही डिनाई कर दिया क्योंकि अभी अभी शॉप खोली थी और स्टाफ हायर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं थे। लेकिन रिट का सोच कुछ और था। जब तुम हर्ब्स कलेक्ट करने बाहर जाओगे तो शॉप कौन संभालेगा, उसने समझाया। अगर वो इसी तरह बार बार दुकान बंद करेगा तो कभी भी सेविंग नहीं कर पाएगा। फिर रिट ने क्यूरियोसिटी से शेल्फ में रखी कुछ स्पेशल मेडिसिन के बारे में पूछा। रेड गर्व से एक छोटी वायल निकाल लाई। ये एक ऐसी दवा थी जिसे किसी दूसरी दवा के साथ मिक्स करके उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई जा सकती थी। रिट ने तुरंत हेड शेक किया। ऐसा कभी मत करना, उसने कहा। इसका कमर्शियलाइजेशन मार्केट की कीमतों को कोलैप्स कर देगा और गिल्ड इसे अलाउ नहीं करेगी। अचानक रिट हंस पड़ी और कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने सोचा था रेड बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसे बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं है। यही सिंपल नाइविटी रिट को और स्ट्रांगली उसके साथ रहने और मदद करने के लिए मोटिवेट कर रही थी। रेड इस डेडिकेशन से सचमुच इमोशनल हो गया और उसने रिट को अपनी शॉप में काम करने की परमिशन दे दी। डिनर के दौरान रेड ने रिट को खाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अब से कुकिंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। रिट ने अपनी डिमांड लिस्ट भी शुरू कर दी। तुम्हें मेरे लिए बाथटब और कंफर्टेबल बेड बनाना होगा, पैसे मैं दूंगी, उसने इंसिस्ट किया। रेड अब तक नहीं समझ पाया कि रिट असल में क्या चाहती है, लेकिन वो वुमन पहले ही डिसाइड कर चुकी थी। कल से वो सीधे रेड के घर में रहने चली जाएगी। इसी बीच हीरो टीम के कैंप में एरीज एक नई लड़की को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम टीसे है, जिसे असैसिन का ब्लेसिंग मिला है। अब से वो ग्रुप में रेड की जगह लेगी। टेंट से रूडी बाहर आया, ठंडे स्वर में टीसे का वेलकम किया और तुरंत उसे पूरी योजना समझा दी। हीरो दल अगले दिन उस एंशिएंट सीक्रेट वेपन को खोजने निकलने वाला था जो डीमन लॉर्ड को पराजित कर सकता है। अगली सुबह रेड ने खुद को जमीन पर सोता पाया, जबकि रिट आराम से बेड पर लेटी थी। उसकी चेस्ट खुली हुई थी और रेड शर्म से लाल पड़ गया। वो जल्दी से नीचे चला गया और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। थोड़ी देर बाद रिट भी जाग गई और टेबल पर बैठकर रेड के साथ प्लान डिस्कस करते हुए खाना खाने लगी। आज का दिन बिजी होगा, रिट ने कहा। पहले मैं कुछ पेंटिंग्स लेकर आऊंगी ताकि शॉप सजाई जा सके। रेड को कुछ समझ नहीं आया तो रिट ने डिटेल में समझाया। डेकोरेशन का असर अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आर्ट वर्क कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा और सेल बढ़ेगी। इसके बाद रेड ज़ोल्टैन गिल्ड जाएगी और रेड की नई स्लीपिंग मेडिसिन को बेचने की अनुमति के लिए एप्लीकेशन देगी। उसने खुद ही सैलरी का प्रपोजल भी रखा, सिर्फ 30 सिल्वर कॉइन्स। रेड को यह सुनकर बहुत असर हुआ क्योंकि ये अमाउंट उसकी स्किल्स के हिसाब से बहुत कम थी। उसने जानबूझकर इतना लो डिमांड रखा ताकि रेड गिल्टी फील ना करे। ब्रेकफास्ट खत्म करके दोनों निकल पड़े। ज़ोरिटैन डची डीमन लॉर्ड के बैटलफील्ड से बहुत दूर थी, इसलिए वहां एक्सप्लोरेशन पार्टीज भेजने की जरूरत नहीं थी। ये एक शांतिपूर्ण जगह थी, बिल्कुल वही स्लो लाइफ जिसे रेड चाहता था। लेकिन रिट के लिए इस जगह में कुछ कमी थी। उसने लोग्राविया डची पार्टली इसलिए छोड़ा था ताकि रेड के पास आ सके और पार्टली इसलिए कि वो एक एडवेंचरर लाइफ का थ्रिल अनुभव करना चाहती थी। ये शांत और ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल उसे कभी कभी बोर कर देता था। फिर भी अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रेड के साथ रह रही थी और यही उसकी खुशी थी। रेड भी अंदर से यही महसूस करता था। वे दोनों स्कॉट की शॉप पहुंचे। रिट ने खुशी से रेड का हाथ पकड़ा और डिक्लेयर कर दिया कि अब से वो रेड के साथ ही रहेगी। यही रीजन था कि वो यहाँ एक बेड खरीदने आई थी। ये सुनकर स्कॉट का चेहरा फीका पड़ गया। फिर उसने टीजिंग करते हुए कहा, तुम सच में लकी हो रेड। रिट उत्साह से इधर उधर दौड़ने लगी और आखिरकार उसने डबल बेड चुन लिया, 2 लोगों के लिए। रेड ने साफ मना कर दिया और इंसिस्ट किया कि वो सिंगल बेड खरीदे। स्कॉट ने तुरंत इरिटेशन दिखाया। उसने अभी अभी रेड की किस्मत की तारीफ की थी और अब उसे रियलाइजेशन हुआ कि रेड कितना कावर्ड है। क्योंकि बेड स्पेस बैग में नहीं आ सकता था, रिट ने स्कॉट से उसे फार्मेसी तक पहुंचाने का इंतजाम किया। शॉपिंग पूरी होने के बाद वे रेड के साथ वापस लौट आए। चलते चलते उन्होंने स्कॉट के बारे में बात की। स्कॉट की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। ये स्वाभाविक भी था क्योंकि वो ज़ोल्टन का सबसे मशहूर क्राफ्ट्समैन था। रेड भी उसका रेगुलर कस्टमर था। एक बार पैसे की कमी होने पर उसने स्कॉट की मदद की थी मॉन्स्टर्स हंट करने में और उसी दौरान उसे भगवान का आशीर्वाद मिला था। हर इंसान इस दुनिया में जन्म से ही एक यूनिक ब्लेसिंग लेकर आता है। ये मैटर नहीं करता कि वो कहाँ पला बड़ा है या किस परिवार से आता है। एग्जाम्पल के लिए कोई स्ट्रैटेजिस्ट किसी स्लम जन्म ले सकता है और कोई बैंडिट किसी रॉयल ब्लड लाइन का ब्लेसिंग लेकर पैदा हो सकता है।
कभी कभी तो राजघराने में भी बैंडेड का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी व्यक्ति का डेवलपमेंट ये तय करता है कि उसका ब्लेसिंग उपयोगी होगा या नहीं। लेकिन उस ब्लेसिंग को अनलॉक करने का एक ही तरीका है, बैटल। अपने लिमिट तक फाइट करो, और हर बार लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन के बाद ब्लेसिंग और इवॉल्व होगा। लेकिन रेड ये सब नहीं चाहता था। उसे लगता था कि ये दुनिया लोगों को बेवजह की लड़ाइयों में धकेल रही है। सोचते सोचते रेड ने देखा कि छोटे टांटा को कुछ बड़े बच्चे परेशान कर रहे हैं। बार बार गिराए जाने के बाद भी टांटा हिम्मत से खड़ा हो रहा था। टांटा को इस तरह पिटते देख रेड से रहा नहीं गया। वो आगे बढ़ा और उन बच्चों को रोकने की कोशिश की, मगर ये बच्चे बड़ों से डरने वाले नहीं थे। सबसे बड़े ने रेड से बात करना शुरू कर दिया और फिर एक पत्थर उठाकर सीधे उसके चेहरे पर दे मारा। बेशक रेड ने उसे रोक लिया। वो इस बच्चे से काफी इंप्रेस्ड हुआ। उसकी थ्रो करने की टेक्निक और ताकत साधारण बच्चों से कहीं बेहतर थी। रेड ने उसे समझाया कि अगर वो इतना स्ट्रांग है तो उसे अडल्ट के साथ मॉन्स्टर्स हंट करने जाना चाहिए। लेकिन लड़के ने उसकी बात इग्नोर की, रेड को डांटा और अपने गैंग के साथ भाग गया। रेड झुककर टांटा को उठाने लगा और उसके घाव साफ किए। उसने टांटा की दोस्त के पैरों में चोट देखकर उसकी बट्टी भी बांध दी। फिर उसने बच्चों से क्यूरियोसिटी में पूछा कि वे लड़ क्यों रहते। टांटा ने गुस्से से बताया कि थोड़ी देर पहले यहाँ खेलते समय एक डमी आया और उन्हें हटाने लगा, इसलिए झगड़ा हुआ। आरू डमी के बारे में अच्छे से जानती थी। वो आमतौर पर इतना अग्रेसिव नहीं होता था, लेकिन हाल ही में वो बाकी बच्चों को बहुत परेशान कर रहा था। रेड ने उसकी बात सुनी और अंदाजा लगाया कि शायद डेमी का उसका ब्लेसिंग मिल चुका है। ब्लेसिंग मिलने पर इंसान का पर्सनालिटी बदलने लगता है। जैसे टांटा को क्राफ्ट्समैन का ब्लेसिंग मिला है, इसलिए उसे टूल्स पसंद आते हैं। मैजिक का ब्लेसिंग लर्निंग की इच्छा बढ़ाता है। रेड ने अंदाजा लगाया कि डेमी का ब्लेसिंग शायद किसी फाइटर टाइप का है, जो लड़ना पसंद करता है और आसपास की चीजों को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। डेमी ने इसे बहुत नेचुरली शो किया था, जिससे रेड को लगा कि वो एक बॉर्न वॉरियर हो सकता है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन तभी जब वो सही रास्ते पे जाए, वरना ये ब्लेसिंग किसी काम का नहीं होगा। आरू ये सुनकर बढ़ गई। उसे बिल्कुल भी ब्लेसिंग नहीं चाहिए था। आरू का ब्लेसिंग वेपन मास्टर था, लेकिन उसे लड़ाई से नफरत थी। रेड उसके पास बैठा और जेंटली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगा। उसने कहा, आशीर्वाद चाहे जो भी हो, ये लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन अगर उसे सही से सीख लिया जाए तो वही आशीर्वाद सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। रेड और रेड की ईमानदार बातें सुनकर छोटी आरू का डर कम हो गया। दोनों बच्चों ने उन्हें बाय कहा और खेलते हुए भाग गए। इसके बाद रेड और रिट का ग्रुप नई मेडिसिन बेचने के लिए परमिट लेने गिल्ड पहुंचा, लेकिन सब कुछ स्मूथ नहीं हुआ। बिना कोई रीजन दिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया। रिट ने हार नहीं मानी और सीधे हाई ऑफिसर से कांटेक्ट किया। ऑफिसर थोड़ा हेजिटेंट था, क्योंकि हाल ही में गिल्ड ने एक बड़ी मिस्टेक की थी। उन्होंने एक ऐसी दवा का लाइसेंस दिया था जिसमें एडिक्टिव एलिमेंट्स थे। इसके बाद मैनेजर डैन को खुद लोगों से माफी मांगनी पड़ी थी, इसलिए वो रिट की ग्रुप का स्वागत नहीं करना चाहता था। लेकिन रिट ने खुद रिक्वेस्ट की तो मैनेजर ने एक बार एक्सेप्शन बना दिया और उन्हें नई मेडिसिन बेचने का अधिकार मिल गया। उस शाम रेड के घर में एक नई चिंता थी। हालांकि अब उनके पास सेलिंग परमिट था, लेकिन लोगों को मेडिसिन के असर को समझने में समय लगेगा। अगर वो अभी सेल ना कर पाए तो शॉप कैसे चलेगी। डिनर पे बैठकर रेड और रिट ने डिस्कशन किया। रिट रेड का डिलिशियस खाना खाते खाते अनजाने में बोल पड़ी, तुम्हें फूड बेचने पर भी ट्राई करना चाहिए। रेड के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वो दौड़कर लैब में पहुंचा। कोल्ड मेडिसिन का टेस्ट आमतौर पर बहुत बिटर होता है, इसलिए उसने सोचा कि इस टेस्ट को छिपाना होगा। उसने स्ट्रॉबेरी जैम मिलाकर डो तैयार किया और अवन में रखकर ऐसी कुकीज बनाई जो कोल्ड से लड़ेंगी। टेस्ट इतना अच्छा था कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा था। रेड को यकीन हो गया कि ये मार्केट में हिट होगी। अगली सुबह कैंपेन शुरू हुआ। रिट ने फ्री सैंपल्स बांटे और कुछ ही देर में उनकी कुकीज बिक गईं। रेड खुश होकर रिट को उठाकर घुमाते हुए बोला, थैंक यू। अगर रिट नहीं होती तो शायद रेड अभी भी सिर पकड़कर बैठा रहता और शॉप बंद हो जाती। इस बीच हीरो ग्रुप में टेंशन बढ़ गई थी। बड़े वॉरियर डाना ना और इंतजार नहीं करना चाहते थे। आरएस को बार बार सर्च का काम दिया जा रहा था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। आखिर डायना ने फैसला किया कि वो खुद रेड को ढूंढेगा। तभी रूडी बाहर आया। डायन को लगा कि रूडी उसे डांटेगा, लेकिन उल्टा रूडी ने उसे अनुमति दे दी कि वो अपने भाई को ढूंढने जा सके। दनान ने राहत की सांस ली और फिर थियोडोरा के साथ रेड के जाने पर बातचीत करने बैठ गया। उन्हें यह भी नहीं पता था कि एरिस ने रेड को सच में खत्म किया है या नहीं, लेकिन थियोडोरा इस बात को लेकर श्योर थी कि उसने रेड की स्ट्रेंथ को पहचान लिया था। दनान ने भी एडमिट किया कि हालांकि वो अक्सर रेड की कुछ बातों पर आलोचना करता था, लेकिन उसने कसम खाई कि उसने कभी नहीं सोचा कि रेड टीम पर बोझ है। जिस वॉरियर को दनान और थियोडोरा दोनों एक्सेप्ट करते हैं, वो कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकता। थियोडोरा का मानना था कि जब तक वे यहाँ हैं, एरिस की हिम्मत नहीं होगी कि वो रेड को परेशान करे। उधर रेड की फार्मेसी में एक नया दिन शुरू हुआ। वो कल खरीदे गए नए बेड पर उठा। रेड ने मुड़कर देखा कि रिट अभी भी गहरी नींद में थी और मौका पाकर उसकी चेस्ट पर नजर डाल बैठा। अचानक रिट ने आंखें खोलकर उसे गुड मॉर्निंग कह दिया, जिससे रेड उछल पड़ा। खुशकिस्मती से रिट ने नोटिस नहीं किया कि उसने क्या किया था। रोजमर्रा के काम फिर से शुरू हुए। रेड बास्केट लेकर गार्डन में हर्ब्स कलेक्ट करने गया, जबकि रिट उसे नया बेड लगाने में हेल्प कर रही थी। रिट को इतनी मेहनत से काम करते देख रेड अनजाने में मुस्कुरा उठा। अगर कोई उससे पूछता कि उसने कभी ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया है, तो रेड का जवाब बिल्कुल नहीं होता। उसका सपना तो रूडी के साथ मिलकर डीमन किंग को हराने का था, ना कि किसी छोटे टाउन में पीसफुल लाइफ जीने का।
थोड़ी देर बाद रेड की दवा खाने में पहले कस्टमर्स आए। ये ओलिवर का एडवेंचरर ग्रुप था। रेड को यहाँ दवा बेचते देखकर वे हैरान रह गए। बॉल्ड आदमी ने तुरंत रेड से रीजन पूछा। रेड ने बस संक्षेप में जवाब दिया। रेड ने ओलिवर को मेडिसिन खरीदने के लिए इनवाइट किया। उसकी ब्यूटी और सॉफ्ट वॉइस सुनकर ओलिवर मना नहीं कर पाया। वो कॉइन्स निकाल ही रहा था कि अचानक उसकी टीममेट जीना भाग गई और सबको उसका पीछा करना पड़ा। रेड इस सीन पर ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। आखिर रेड इस टाउन की स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर थी। उसका दवा बेचने के लिए एडवेंचरिंग छोड़ देना किसी के लिए भी शॉक करने वाली बात थी। इसी बीच रेड अचानक दौड़कर आई और रेड से बोली कि डिनर में वो हनी वाइन पीना चाहती है। रेड को रीजन नहीं पता था, लेकिन अगर रेड को पसंद है तो वो मान जाता। प्रॉब्लम बस ये थी कि घर पर कोई वाइन नहीं थी, तो रेड को खुद जाकर लानी पड़ी। उसके लौटने का इंतजार करते हुए रेड सोचने लगा कि कौन से डिशेस इस हनी वाइन के साथ अच्छे लगेंगे। तभी डोरबेल बजी। रेड ने सोचा कोई कस्टमर है, लेकिन दरवाजा खोला तो सामने एल्बर्ट खड़ा था। वो आते ही रेड की दुकान का मजाक उड़ाने लगा कि ये बहुत छोटी है। रेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो यही छोटी सी फार्मेसी जहां वो अपनी बनाई हुई मेडिसिन बेचकर जी सकता है बहुत बड़ी बात है। एल्बर्ट अब भी उसे चढ़ाता रहा। रेड जो हेवन जैसी जिंदगी नहीं जानता, उसके लिए शायद यही काफी होगा। इसके बाद वो सीधे मुद्दे पर आ गया। उसे शक था कि पहाड़ पर मरे हुए बैर को रेड ने ही मारा था। हालांकि रेड ने डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन एल्बर्ट को यकीन था उस बैर के शरीर पर घाव किसी ब्लंट वेपन से लगे थे और रेड के पास ब्रास स्वॉर्ड थी जो परफेक्ट मैच लग रही थी। रेड को मानने से रोकते देख एल्बर्ट ने तलवार उसकी तरफ तान दी ताकि वो कन्फेस करे। तभी अचानक दरवाजे के बाहर से रेड अंदर दौड़ी, उसकी तलवार तोड़ दी और एल्बर्ट के पेट पर किक मार दी। मेरे पति के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रेड ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारे जवाब पर ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करेगा। रेड ने रेड की तरफ से आवाज उठाई। रेड अभी भी बेहद एंग्री थी और उसने एल्बर्ट को वहां से भगा दिया। वो हैरान थी कि रेड ने एल्बर्ट को इतनी छूट क्यों दी। रेड ने कामली समझाया कि फिलहाल शहर में वो अकेला बी रैंक एडवेंचरर है। लोग अभी भी उस पर डिपेंड करते हैं, तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और रेड को पूरा यकीन था कि एल्बर्ट खुद वक्त आने पर रुक जाएगा। खैर, रेड इस बात से खुश था कि रेड ने उसके लिए इतनी स्ट्रांगली खड़े होकर गुस्सा दिखाया। उस शाम रेड के लाए हनी वाइन के साथ डिनर पार्टी तैयार थी। टेबल पर बैठकर रेड ने खुश होकर कहा कि दुकान अब स्टेबल चल रही है, सब कुछ स्मूथ है, इसलिए वो इस तरह की पार्टी बार बार चाहती है। लेकिन रेड को अभी भी कुछ कमी लग रही थी और वो था बाथटब। रेड ने पहले ही कारपेंटर गोन्स से अपने लिए बाथटब बनाने की रिक्वेस्ट कर दी थी। संयोग से हाल ही में रेड को एक बहुत फेमस स्टीम बाथ के बारे में पता चला, तो दोनों ने डिसाइड किया कि कल वे शॉप बंद करके वहां एक्सपीरियंस लेने जाएंगे। रेड तो बस रिलैक्स करने के लिए आया था, लेकिन संयोग से उसकी मुलाकात स्टो और गॉन्स से हो गई और उसे एंड्योरेंस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना पड़ा। बैठे बैठे स्टो और गॉन्स बार बार यही बात छेड़ रहे थे कि रेड के साथ रह रहा है। दोनों लगातार प्रेशर डाल रहे थे और उसे एडवाइस दे रहे थे कि रेड पर जल्दी से स्टेप ले, मानो ये अपॉर्चुनिटी स्वर्ग से भेजी गई हो। अगर हाथ से निकल गई तो पछताना मत, उन्होंने कहा। रेड चुपचाप सुनता रहा, फिर अचानक खड़ा हुआ। लगता था कि इस स्टीम रूम का टेम्परेचर उन्हें चुप कराने के लिए काफी नहीं था, इसलिए रेड ने तापमान और बढ़ा दिया। कुछ ही देर में गॉन्स सबसे पहले बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे घसीटकर बाहर लाया गया। रेड भी नहाकर सबके साथ बातें कर रही थी। ओनर की दुकान में कम कस्टमर्स देखकर स्टो ने उसकी स्थिति पूछी। ये बाथ हाउस अभी नया ही था, इसलिए कस्टमर्स कम आना नॉर्मल था और इसका मुकाबला सीधे रिच लोगों द्वारा बनवाए गए लग्जूरियस पब्लिक बाथ से था। वो जगह इस छोटे से बाथ हाउस से कहीं बेटर थी, इसलिए शायद ज्यादातर लोग वहां जा रहे थे। ये देखकर कि जेफ पहले ही हार मान चुका है, सब चिंतित हो गए। इसलिए उन्होंने तय किया कि जेफ की हेल्प करके ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। उस शाम रेड की फार्मेसी में रिट और टैंटा बैठकर योजना बना रहे थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो नोबल्स के बाथ हाउस से अलग और आकर्षक हो। रेड उनके लिए किचन से टी लेकर आया। टैंटा ने रेड की बनाई टी की बहुत तारीफ की और तभी रेड के दिमाग में एक बोल्ड आइडिया आया। अगले ही दिन वो रेड को लेकर जेफ के बाथ हाउस गया। मिलते ही जेफ ने एक अजीब सी खुशबू महसूस की। रेड ने अब उससे कुछ नहीं छिपाया। उसने उसे अरोमेटिक हर्ब्स का पैकेट दिया और बताया कि वो कस्टमर्स बढ़ाने के लिए स्मोक थेरेपी का यूज करने वाला है। ये थेरेपी अब तक पहाड़ों में रहने वाली एक योगिनी ट्राइब इस्तेमाल करती आई है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने, बीमारियां दूर भगाने और माइंड को रिलैक्स करने में मदद करती है। साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की नेचुरल फ्रेग्रेंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ते। रेड ने तुरंत जेफ को इसका असर दिखाया और वो हर्ब्स की पावर देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत डिसाइड किया कि ये टेक्निक वो अपने बिजनेस में यूज करेगा और सप्लायर सिर्फ रेड ही होगा। उसके बाद तीनों ने मिलकर स्टीम बाथ एंजॉय किया। रेड आराम से बैठा हुआ था कि अचानक नावा और रिट अंदर आ गई, जिससे वो घबरा गया। सिर्फ तुम्हें ही मजा क्यों मिले, कहकर दोनों उसके साथ स्टीम रूम में आ गई। रेड बहुत शाय था और बाहर जाना चाहता था, लेकिन रिट और नावा ने उसे रोक लिया। एक लड़की ने इतनी ओपन इनिशिएटिव ली थी और रेड अब भी समझ नहीं पा रहा था कि इस मौके का फायदा कैसे उठाए। नावा उसके इस अजीब व्यवहार से हंस पड़ी और उसे उसी नजर से देखने लगी जैसे कोई लड़की पहली बार किसी लड़के को नोटिस करती है। फिर नावा ने रिट की तारीफ की। उसे लगता था कि रिट की नजर इंसानों पर बहुत प्रिसाइज है। बाकी नोबल से अलग रेड इस टाउन में सबसे ज्यादा काइंड और रिस्पॉन्सिबल इंसान है। इतनी तारीफ सुनकर रेड शर्मा गया और बेहोश हो गया।
नेक्स्ट मॉर्निंग नए बिजनेस कैंपेन की वजह से जेफ के बाथ हाउस में कस्टमर्स की भीड़ उमड़ पड़ी। स्कॉट और गॉन्स भी एक्सपीरियंस लेने आए। इस बार एंड्योरेंस कॉन्टेस्ट में स्कॉट हार गया। एक दिन की स्टीम थेरेपी के बाद गॉन्स का फैमिली और रेड घर लौट रहे थे। रास्ते में रिट ने अचानक कहा कि वो रेड के साथ हनी वाइन पीना चाहती है। ये लॉग्राविया डची की ट्रेडिशन है। जब दो लोग साथ रहते हैं तो हनी वाइन शेयर करने से अफेक्शन और ट्रस्ट और गहरा हो जाता है। रेड ने रिट की बात का मीनिंग समझे बिना बस मुस्कुराकर यस कहा, जिससे रिट बहुत खुश हो गई। उधर हीरो टीम में क्रूशियल समय पर डैनन टीम छोड़कर रेड को ढूंढने आ गया, जिससे एरियस फ्यूरियस हो गया। थियोडोरा मीनवाइल टीस से क्वाइटली बातें कर रही थी। टीस अब इस हीरो टीम से जरूर डिसअपॉइंटेड होगा, और सच कहें तो थियोडोरा को भी यही लग रहा था। शुरुआत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रेड के जाने से इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, लेकिन अब उनकी यूनिटी बहुत कम हो चुकी थी। थियोडोरा ने साफ कहा कि इस टीम को अभी भी रेड की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जो उन्हें सही रास्ते पर गाइड कर सके। नेक्स्ट डे जब रेड और रेड दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे, अचानक डोर पर नॉक हुई। अभी ओपन होने का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए रेड थोड़ा हैरान था। दरवाजा खोलते ही उसने एक खतरनाक आदमी को देखा जिसकी एक आंख कानी थी। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं गैलेटन हूँ, एडवेंचरर्स गिल्ड का सीनियर लीडर। उसने कहा कि उसने सुना है रिट यहीं रहती है और उससे उसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। रेड ने तुरंत डिनाई करते हुए कहा, हाँ रिट यहाँ रहती है। लेकिन उस वक्त रिट ग्रैंड ओपनिंग की तैयारी में सामान अरेंज करने में बिजी थी। मिस्टर गैलेटिन ने रिट की बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि कम से कम उसे वापस जाकर रिट को मैसेज देना चाहिए। वे इंतजार करेंगे या नहीं ये रिट के जवाब पर डिपेंड करेगा, रेड के जवाब पर नहीं। रेड को वापस जाना पड़ा। हालांकि बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि रिट को पहले से पता था कि कौन उससे मिलने आया है। उसने उन्हें वेट कराने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद सामान रखने का काम पूरा हुआ और रिट ने रेड से उनसे मिलने की परमिशन मांगी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक आदमी जो हैट से अपना चेहरा ढक रहा था और गैलेटिन के साथ आया था, रेड की ओर बढ़ा। उसने अपने बैग से एक बॉक्स निकाला। अंदर रखी चीज देखते ही रेड समझ गया वो एक एल्विन कॉइन था। ये देखकर कि रेड पहले ही पहचान चुका है, उस आदमी ने बिना घुमाए फिराए सीधे मुद्दे पर बात की। उसने कहा कि रेड ये से ले ले और रिट से अपना रिश्ता खत्म कर ले। उस कॉइन की कीमत हजारों सिल्वर कॉइन्स के बराबर थी। सिर्फ इसे बेचकर ही रेड जिंदगी भर अपनी शॉप चला सकता था और अगर उसे औरतों की चाहे तो उसकी व्यवस्था भी हर रात कर दी जाएगी। ये सुनकर रेड ने सख्ती से मना कर दिया। उसके लिए रिट हजारों गोल्ड कॉइन्स के बराबर थी, ना कि हजारों सिल्वर के। और अगर उसके सामने सोने का ढेर भी रख दिया जाए तब भी रेड के पास रेड को छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। आदमी ने देखा कि रेड को कन्विंस करना नामुमकिन है, तो उसने बस याद दिलाया कि अगर कभी उसका मन बदले तो वो गिल्ड आकर प्राइस पर नेगोशिएशन कर सकता है। इसी बीच रिट भी बाहर गैलेटिन के ग्रुप को साफ मना कर रही थी। चाहे उन्होंने कितनी भी हाई ऑफर क्यों ना दी हो, उसने साफ कह दिया कि वो रेड की फार्मेसी में काम करने का लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर चुकी है। अब वो कोई एडवेंचर नहीं रहेगी। जाने से पहले रिट ने उन्हें फिर वार्न किया कि अगर उन्होंने रेड को परेशान करने या उसे इस टाउन से निकालने की कोशिश की तो नतीजे बुरे होंगे। शॉप के अंदर खड़े रेड ने सब सुना और थोड़ा शर्मिंदा हुआ। जिंदगी भर का कॉन्ट्रैक्ट। रिट ने रेड को पास बुलाकर उसके हाथ में एक एम्बर कलर्ड ब्रेसलेट थमा दिया। यह उसके लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट की डिपॉजिट होगी। रिट खुश होकर हंस पड़ी और उसे टीज करते हुए बोली, अगर तुमने साफ नहीं कहा तो मैं तुम्हारे इरादे गलत समझ सकती हूँ। लेकिन रिट का हंटर्स गिल्ड छोड़ना बड़ा इशू बन गया। इसकी वजह से जोल्टान के खिलाफ हॉस्टाइल फैक्शंस ने तुरंत हरकतें शुरू कर दी। खासकर ऑक्स का एक बड़ा ग्रुप सीधे जोल्टान से टकराने आ गया। उन्होंने गिल्ड मास्टर डिल को मिशन सौंपा। सबसे पहले रिट के बारे में, अगर वो हंटर्स गिल्ड छोड़ती है तो उसे रोकना नामुमकिन था, मगर ऐसा करने से उनके ट्रेड में रुकावट आ सकती थी। इसीलिए डिल चाहता था कि रिट की कमजोरी ढूंढी जाए। उधर रिट अजीब भी रेड के साथ आराम से खड़ी थी। जब वो लोग्राविया एम्पायर में थी तो उसने कभी ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि फ्यूचर में वो इस तरह रेड के साथ खड़ी होगी। उस समय उसका देश डीमन आर्मी से घिरा हुआ था और उन्होंने रॉयल गार्ड के कैप्टन को खो दिया था। देश बेहद खतरनाक हालत में था। इस खतरे से निकलने के लिए उन्होंने पूरा प्लान बनाया कि सनविंड नाम के पड़ोसी देश की तरफ रिट्रीट करेंगे, मगर इसके लिए डीमन आर्मी की घेराबंदी तोड़नी थी। दोनों देशों के बीच था एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट। तभी रेड ने योजना बनाई, वे इसी जंगल से गुजरेंगे, एक ऐसी जगह जहां डीमन आर्मी भी जाने से डरती थी, इंसान तो दूर की बात है। योजना की शुरुआत जंगल के किनारे बसे एक घनों से हुई। वहीं रिट की मुलाकात रेड की दोस्त ड्राला से हुई, जिसका जिक्र वो अक्सर करता था। ड्राला का ब्लेसिंग था फॉरेस्ट डीवा। इस पावर से वो पौधों से एनर्जी लेकर उन्हें मदद कर सकती थी। रेड ने सबको काम बांटे। दनान और थियोडोरा गांव की रक्षा करेंगे, जबकि बाकी लोग उसके और ड्राला के साथ रहस्यमयी जंगल में जाएंगे। रास्ते में रिट ड्राला और रेड को देखती रही। दोनों काफी करीब थे और बातें कर रहे थे, जिससे रिट को थोड़ी जलसी हुई। मैं भी प्रिंसेस हूँ तो रेड के साथ उतनी नेचुरल क्यों नहीं रह सकती, रिट ने मन ही मन सोचा। तभी उसकी नजर रूडी पर पड़ी। हालांकि रूडी ने कुछ नहीं कहा, पर ऐसा लगा जैसे उसे रिट के भाई को लेकर सारे फीलिंग्स पता हो। अचानक ड्राला ने रिट का हाथ पकड़ा और बोली कि आगे एक सुंदर वाटरफॉल है, वो चाहती है कि सब रुके ताकि लड़कियां नहा सकें। रिट को मना करने का मौका दिए बिना वो रेड को खींच कर ले गई। आरस बिल्कुल रुकना नहीं चाहता था, लेकिन रेड ने आवाज उठाकर उसे समझाया। उसने शुरू से ड्राला की हर बात मानने का वादा किया था, इसीलिए अगर वो रुकना चाहती है तो सबको मानना होगा। ड्राला और रेड खुशी खुशी नदी में उतरी।
तभी ड्राला ने रिट से पूछा, तुम रेड को पसंद करती हो ना? रिट का शर्मीला और गुस्सैल नेचर उसे रेड के साथ सहज होने से रोक रहा था। ड्राला ने उसे एडवाइस दी, तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, चाहो तो मजाक में भी कह सकती हो, कम से कम तुम दोनों के बीच क्लोजनेस आएगी। रेड को लगा कि ड्राला खुद भी रेड को चाहती है, मगर ड्राला ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हमारी एल्फ ट्राइब की उम्र इंसानों से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए मैं रेड की लवर नहीं बन सकती। फिर उसने रेड को समझाया कि वो इस बारे में बेवजह चिंता ना करे। ड्राला हमेशा रेड की सबसे भरोसेमंद साथी रही थी। जहां तक रेड की बात है, वो हर बार अपने साथियों के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता था। ये काफी लंबे समय से होता आ रहा था। ड्राला के दिल में हमेशा ये उम्मीद थी कि एक दिन रेड अपने लिए जी सकेगा, उस खुशी का आनंद ले सकेगा जो उसे मिलनी चाहिए, जैसे किसी लवर के साथ रहना। ड्राला ने रेड की कैपेबिलिटीज को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया। उसके साथियों को हमेशा उस पर भरोसा था, लेकिन यही भरोसा अक्सर रेड पर हर काम करने का बोझ डाल देता था। ड्राला सचमुच उसे हेल्प करना चाहती थी, मगर वो कर नहीं पाती थी। अब जबकि उसने रिट को देखा था, ड्राला को यकीन हो गया कि रिट ही वो सही साथी है जिसके साथ रेड अपनी लाइफ और फीलिंग्स शेयर कर सकता है। यही सोचकर रिट ने खुद के साथ ऑनेस्ट होते हुए हिम्मत दिखाई। ड्राला के सामने उसने पहली बार एडमिट किया कि उसे रेड पसंद है, और उसने वादा किया कि जब भी रेड सबसे ज्यादा परेशान होगा, वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी। अगले दिन उनकी जर्नी शुरू हुई। जैसे ही वो मिस्टीरियस फॉरेस्ट से बाहर निकलने वाले थे, ड्राला ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। जंगल के बाहर डीमन आर्मी के स्काउट्स मौजूद थे। रेड तुरंत समझ गया कि बात सिंपल नहीं है। उसे शक हुआ कि एरिस के हायर्ड सोल्जर्स को ब्राइब देकर डीमंस तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है। उसने टेलीस्कोप से आगे की सिचुएशन चेक की, मगर सिर्फ यही नहीं, एक और डीमन ट्रूप भी उसी ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि पूरा जंगल घिर जाए, उन्हें तुरंत एक्शन लेना था। रेड ने डिकॉय का काम खुद संभालने का फैसला किया, जबकि रूडी और रिट को ऑर्डर दिया कि वो बैरियर तोड़कर आगे बढ़े। रूडी को अपने भाई पर पूरा ट्रस्ट था और उसने तुरंत प्लान मान लिया। रिट ने अपोज किया, लेकिन रेड ने उसका कंधा पकड़कर कहा, डोंट वरी, मैं अपनी लिमिट से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेता। चूंकि मिस्टीरियस फॉरेस्ट में अचानक डीमन आर्मी दिखी थी, सनलिम डची ने भी बॉर्डर पर आर्मी तैनात कर दी ताकि मदद आसानी से मिल सके। फिर भी रिट का दिल रेड की सेफ्टी को लेकर रेस्टलेस था। चलते चलते वो बस उसके लिए प्रार्थना करती रही। अचानक रूडी ने रिट को आवाज दी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। और अगले ही पल रूडी अकेले ही डीमन आर्मी पर टूट पड़ा। उसने बिजली जैसी गति से हर उस दुश्मन को खत्म कर दिया जिसने उस पर वार करने की हिम्मत की। रिट हैरान रह गई। लड़ाई देर दोपहर तक चली और आखिरकार विक्ट्री उनकी हुई। रेड और ड्राला भी सेफ लौट आए। रिट की आंखों में आंसू थे और वो रेड की ओर दौड़ना चाहती थी, लेकिन रूडी पहले ही उसके पास पहुंच गया। उस बैटल के बाद रिट ने हीरो टीम ज्वाइन नहीं किया। वो अपने देश को रीबिल्ड करना चाहती थी और उसे ये भी लगा कि रेड और उसके बीच किसी रिलेशन में आने का ये सही समय नहीं था। उसके बाद रिट अकेले ही एडवेंचर्स पर निकल गई और उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस देश में दोबारा रेड से मुलाकात होगी। उन पलों को याद करते हुए रिट फिर मुस्कुरा दी, मगर तभी रेड ने उसे बीच में टोक दिया क्योंकि एक ऑर्डर फुलफिल करना था और रिट अब तक रुकी हुई थी। रिट ने पैकेट उठाया और खुशी खुशी दुकान से निकल गई। जैसे ही वो बाहर आई, दिल सामने खड़ा था। वो रिट को प्रपोज करना चाहता था। दिल जानता था कि रिट एक प्रिंसेस है, इसलिए उसने उसे थ्रेटन किया, या तो दोबारा एडवेंचरर बनो या फिर लॉग्राविया डची लौट जाओ। रेड के साथ तुम्हारा पीसफुल लाइफ पॉसिबल नहीं है। रिट ने बिना हेजिटेशन के उसके पेट में किक मारी और कोल्ड वॉइस में बोली, मुझे ना पावर चाहिए, ना फेम और ना ही स्टेटस। मैं रेड के साथ रहने के लिए लॉग्राविया डची तक छोड़ सकती हूँ। ये कहकर रिट ने दिल की बात को इग्नोर किया और घर लौट आई। इस बीच हीरो टीम में रिट अपने टेंट में चुपचाप बैठी थी। भाई के जाने के बाद से वो हमेशा ऐसी ही रही थी। उसे वो पल याद आया जब एरिस टेंट में आया था और खबर दी थी कि रेड टीम छोड़ गया है। रिट को पहले से पता था कि उसे ही उसने भगाया था। गुस्से में उसने एरिस के पेट में पंच मारा था, लेकिन हीरो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करते हुए उसने खुद को रोका। उसे डीमन किंग को हराना था और इसके लिए एरिस जरूरी था। उस वक्त उसने खुद से कहा था कि भाई के बिना भी रह लूंगी, लेकिन अब रिट को एहसास हुआ कि वो गलत थी। रेड के बिना कैंप कितना सुना और रिट का दिल कितना खाली। अगले दिन रेड ने अपना काम नॉर्मल तरीके से जारी रखा। वो डॉक्टर न्यूमैन के क्लिनिक में मेडिसिन सप्लाई कर रहा था। सब कुछ अवेलेबल था, बस ब्लड थॉर्न नाम की जड़ी बूटी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि इस साल उसकी फसल कमजोर थी। तभी क्लिनिक के बाहर से एक अजीब आवाज आई। रेड और डॉक्टर न्यूमैन बाहर भागे तो देखा कि जैक्सन जमीन पर गिरा हुआ था, जीभ बाहर निकली हुई। न्यूमैन ने तुरंत उसकी जांच की, पर हालत बिगड़ रही थी। जैक्सन का हार्ट रेट बहुत तेज हो गया था। रेड ने डॉक्टर को ग्रे स्टार ग्रास से बनी एंटीडोट की एक शीशी थमा दी। रेड ने कभी ऑफिशियल मेडिकल ट्रेनिंग नहीं ली थी, लेकिन उसकी फर्स्ट एड स्किल्स पहले ही मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी थी। न्यूमैन ने आधा विश्वास करके दवा पिलाई और जैक्सन को अंदर ले गए। टाइमली केयर की वजह से जैक्सन बच गया। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और रेड को बताया कि जैक्सन को मेडिसिन ओवरडोज हुआ था।
लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रेड की दी हुई दवा इतनी इफेक्टिव निकलेगी। उसने रेड को एडवाइस किया कि फ्यूचर में ऐसे कई पेशेंट्स आएंगे, इसलिए वो पहले से एंटीडोट्स तैयार रखे। रेड ने हामी भर दी और वापस अपनी फार्मेसी चला गया। घर लौटकर उसने रेड के लिए खाना बनाया क्योंकि उसे भूख लगी थी। डिनर टेबल पर बैठे हुए रेड ने उसे पूरा किस्सा सुनाया और बताया कि वही ड्रग हाल ही में लाइसेंस की गई थी, मगर कौन उसे इलीगली स्मगल कर रहा है ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसका काम बस डॉक्टर न्यूमैन को सही दवा देना था। डिनर के बाद रेड ने रिट को आइडिया दिया, क्यों ना हम कल रिवर बैंक पर जाएं, पानी में खेलें और बारबेक्यू करें। रिट तुरंत मान गई। दोनों ने एक ड्रैगन रेंट किया और वहां पहुंच गए। रिट पहले से ही स्विमसूट पहने हुए थी, इसलिए पहुंचते ही उसने पानी में कूद पड़ी। बारबेक्यू शुरू करने से पहले दोनों एक दूसरे पर पानी उछालते हुए खेल रहे थे। ऐसे समय में रेड बहुत ऑकवर्ड हो जाता था। उसे समझ नहीं आता था कि किस टॉपिक पर बात शुरू करे। रेड भी अनयूजुअली क्वाइट थी। दोनों की नजरें मिली और अचानक दोनों जोर से हंस पड़े। रेड को लगा कि रेड शायद इन थिंग्स में एक्सपर्ट है, पर सच तो ये था कि वो भी उसी की तरह थी। असल में फार्मेसी में कन्वर्सेशन की शुरुआत अक्सर रेड ही करती थी। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर रेड से दिल की बात कह दी। ये अचानक नहीं था, उसने पहले से प्लान किया हुआ था, इसलिए इतनी बोल्ड हो पाई। मगर भीतर ही भीतर रेड भी नर्वस थी। उसे डर था कि कहीं रेड उसके फीलिंग्स रिजेक्ट न कर दे। अब जबकि वो एक साथ रह रहे थे, रेड का चेहरा हर बार काम और सीरियस रहता था, मानो वो उसे सिर्फ फ्रेंड की नजर से देखता हो। रेड के प्रपोजल पर रेड ने उसका हाथ पकड़ लिया और मना कर दिया। असल वजह ये नहीं थी कि वो कुछ फील नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वरना माहौल इतना शर्मनाक हो जाता कि दोनों कुछ भी नहीं कह पाते। रोमांटिक टेंशन और गहरा हो गया और इस बार रेड ने फिर से रेड को किस करने की कोशिश की। इसी बीच हीरो ग्रुप ने डेजर्ट पार कर लिया था। एरिस की इन्फॉर्मेशन के अनुसार उनके सामने पिछले डीमन किंग के एरा का एक रूइन खड़ा था। एरिस को पूरा यकीन था कि डीमन किंग को हराने वाला वेपन वहीं मिलेगा। रूइन में प्रवेश से पहले थियोडोरा ने सभी को प्रिपेयर होने की सलाह दी। टिज उत्साहित होकर पानी लेने पास के ओएसिस की तरफ दौड़ी। रूडिन भी उसके पीछे गया। रूडी के साथ अकेले में टिज को अजीब बातें सोचने लगी। कई बार उसने रूडी के टेंट में झांका था, लेकिन उसे कभी सोते हुए नहीं देखा। रूडी ने खुद उसे समझाया था, हीरो ब्लेसिंग की वजह से उसे नींद की जरूरत ही नहीं पड़ती। खाना पीना सब नॉर्मल था, मगर उसका शरीर किसी ह्यूमन लिमिटेशन से मुक्त था। अचानक डेजर्ट में सैंडस्टॉर्म उठा। रूडी वहीं खड़ा रहा, भाव शून्य, जैसे किसी स्टोन स्टैचू की तरह। इस बीच रेड और रिट आराम करके अपनी दुकान लौट आए। रिट ने फिर से ड्रग्स का मुद्दा उठाया। गिल्ड ने सूचना दी थी कि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले लोग दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इसका असर इतना भयानक था कि इंसान की पर्सनैलिटी ही बदल जाती थी। तभी एक बैडली इंजर्ड आदमी लड़खड़ाता हुआ रिट के स्टोर में घुसा। उसके घाव देखकर साफ लग रहा था कि ये किसी एक्सीडेंट का नतीजा नहीं था। रिड ने तुरंत फर्स्ट एड शुरू किया और रिड बाहर जाकर स्थिति देखने लगी। वहां का सीन देखकर रिड हक्का बक्का रह गई। एल्बर्ट का एक साथी शहर के निवासियों पर हमला कर रहा था। रिड को देखकर उसने अपना टारगेट बदल दिया और उस पर हमला करने दौड़ा। जितना रिड जानती थी, वो आदमी कभी इतना पावरफुल नहीं था, मगर अब उसके मूव्स तेज और डेडली थे, जिससे रिड को भी अपना वेपन निकालना पड़ा। तभी 2 और अटैकर्स पहुंच गए। रिड उन्हें किल नहीं करना चाहती थी, बस बेहोश करना चाहती थी। मगर अचानक एल्बर्ट हाथ में क्रॉसबो लिए प्रकट हुआ और उसने दोनों को सिर में मारकर खत्म कर दिया। रिड फ्यूरियस हो गई, तलवार उसकी ओर तान दी और सोचा कि यही उसका अंत कर दे, लेकिन अंततः उसने खुद को रोका और उसे छोड़ दिया। घटना के बाद रिड को रिपोर्ट करने लौटी। रिड ने एनालाइज किया कि उनकी हालत का कारण सिर्फ ड्रग्स हो सकते हैं। रिड ने भी एग्री किया, वो आदमी कभी इतना ताकतवर हो ही नहीं सकता था। उसी दौरान तांटा और ओरू खेलने रिड के घर आ पहुंचे। रिड ने उन्हें लंच पर रोक लिया। खाने के दौरान ओरू ने बताया कि कल ही उसे अपना ब्लेसिंग मिला है, लेकिन अब तक उसे कोई खास पावर महसूस नहीं हो रही। इस वजह से ओरू काफी चिंतित थी। उसका ब्लेसिंग था वेपन मास्टर। रिड के हिसाब से शायद अब तक ओरू को किसी वेपन में इंटरेस्ट नहीं हुआ, इसलिए उसका ब्लेसिंग रिएक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये चिंता दिल में रखना ठीक नहीं था। रिड ने उसे डैगर से शुरुआत करने की सलाह दी। उसके पिता पोर्ट पर डिसमेंटलिंग वर्क करते थे, तो डैगर्स में निपुण होना ना सिर्फ उसके ब्लेसिंग को एक्टिवेट करेगा, बल्कि उसे अपने पिता की मदद करने का चांस भी देगा। लंच के बाद एल्बर्ट का एक साथी रिड से माफी मांगने आया। लीडर लिया ने सारी बातें साफ की। एल्बर्ट कई मिशंस एक्सेप्ट करता था, लेकिन उसकी अग्रेशन से टीम असहज महसूस करती थी। रिड को पता था कि एल्बर्ट का ब्लेसिंग क्या है, चैंपियन। ये हीरो ब्लेसिंग के लगभग बराबर माना जाता है। इसका स्वामी स्ट्रॉन्गर बनने और इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए बाध्य है, लेकिन एल्बर्ट शायद इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो यहाँ रिमोट सिटी में आ गया था। लिया को डर था कि वो ये जगह छोड़ देगा, मगर रिड को यकीन था कि एल्बर्ट नहीं जाएगा। वो भी इस देश का हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। उस रात भारी तूफान आया। रिड ने सभी खिड़कियां बंद की और रिड के साथ बैठकर टी पीने लगी। रिड ने उसके लिए हनी मिल्क बनाया, वही ड्रिंक जो वो बचपन में रूडी के लिए स्टॉर्मी नाइट्स पर बनाता था। रिड को वो मेमोरी याद आ गई। उस दिन भी बारिश और तूफान था। दूसरे बच्चे डर के रो रहे थे, मगर रूडी का चेहरा हमेशा की तरह इमोशनलेस रहा था। उस समय रेड ने बस एक बहाना बनाया था कि उसे उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए कहने में डर लग रहा है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक्सक्यूज था। इसके बाद रेड ने रूडी को बहुत कुछ सिखाया। उसने कहा, लोग खुश होते हैं तो स्माइल करते हैं, दुखी या बोर्ड होने पर भी उनकी आंखों में एक्सप्रेशन दिखता है। वे अक्सर बेवजह बातें भी करते हैं, और अब वही चीज रेड खुद भी कर रहा था। रूडी ने रेड की बात जल्दी समझ ली। तभी वो छोटी बच्ची खड़ी हुई और पीछे से रूडी को गले लगा लिया।
पहली बार रूडी ने मुस्कुराया और मनी मन चाहा कि रेड हमेशा उसके साथ रहे, लेकिन रेड ऐसा वादा नहीं कर सका। उसे नाइट बनना सीखने के लिए ट्रेनिंग लेनी थी, तभी वो रूडी के साथ हीरो बनने की जर्नी में शामिल हो सकता था। हाँ, जब भी उसके पास टाइम होता वो रूडी के लिए गिफ्ट लाता, और वो गिफ्ट था वही हनी मिल्क। इसी सोच में डूबा था कि अचानक क्लिनिक के दरवाजे पर नॉक हुई। रेड दौड़कर दरवाजा खोलने गया तो देखा कि डॉक्टर न्यूमैन खून से लथपथ छोटी आरू को लेकर आए थे। रेड ने तुरंत आरू को बेड पर लेटाया और उसकी देखभाल शुरू की। घाव के आसपास छोटे छोटे कंकड़ थे, जिससे डॉक्टर न्यूमैन ने अंदाजा लगाया कि शायद तेज हवाओं की वजह से उसके सिर पर चोट लगी है। लेकिन सवाल था, आरू इतनी तेज स्टॉर्म में बाहर क्यों गई? अचानक आरू को होश आया और उसने घबराकर बताया कि अडेमी कुल्हाड़ी लेकर उसके घर आया था और उसके पेरेंट्स पर हमला कर दिया। रेड ने तुरंत लैंप उठाया और आरू के घर की ओर दौड़ा। खुशकिस्मती से गॉन्स और नाव की जान को कोई खतरा नहीं था, शायद उन्हें सिर्फ मारा पीटा गया था। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि अडेमी गार्ड कैप्टन का बेटा था। लड़के के गायब होने के बाद आरू के पड़ोसी लोगों ने गार्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। गार्ड्स ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस उन्हें अंदर जाने से रोकते रहे। प्रोटेस्ट का नेतृत्व आरू के पेरेंट्स कर रहे थे, जो इस समय थीव्स गैंग में इलाज करा रहे थे। इस दौरान रेड ने उनकी जगह आरू की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। डिनर के वक्त आरू ने अचानक रित से स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का रिक्वेस्ट किया। रित तुरंत मान गई और ट्रेनिंग शुरू कर दी। स्वॉर्ड्समैन ब्लेसिंग की वजह से आरू ने जल्दी ही तलवार पर अच्छी पकड़ बना ली। ये पहली बार था जब रित ने किसी और को सिखाया था। वो सोच रही थी कि उसने सही किया या नहीं, क्योंकि उसके मास्टर ने कहा था कि तलवारबाजी का अपना फिलॉसफी होता है जो ब्लेसिंग से नहीं मिलता। रित को डाउट था कि क्या वो अपने मास्टर जितना अच्छा सिखा पाएगी, लेकिन रेड को पूरा विश्वास था, वो रित ही तो थी। दोनों इसी डिस्कशन के दौरान हल्के फुल्के फ्लर्टिंग में लगे थे कि अचानक गॉन्स और नाव दौड़ते हुए आए। उन्होंने हेल्प मांगी। टांटा को गार्ड्स ने अरेस्ट कर लिया था। रेड और रित तुरंत गिल्ड पहुंचे। उन्हें बस एक पेपर चाहिए था ताकि हीरो रित ऑफिशियल हेल्प मांग सके। ये छोटी सी डिमांड थी, इसलिए मर्चेंट एसोसिएशन का लीडर तुरंत मान गया। वो भी नहीं चाहता था कि शहर के बच्चों के साथ इनजस्टिस हो। सर्टिफिकेट मिलते ही रेड और रित बिना टाइम वेस्ट किए गार्ड पोस्ट पहुंच गए। गार्ड कैप्टन मोने पहले से ही बाहर खड़े थे। टांटा के परिवार और रेड के सामने मोने ने गार्ड्स की ओर से माफी मांगी। उसने ही ऑर्डर दिया था कि टांटा को लाया जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि टांटा का फैमिली उससे मिलना चाहता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब सवाल था, टांटा को यहाँ क्यों लाया गया? गार्ड्स को शक था कि उस इलाके के लोगों ने किसी डेमी की हत्या की है। उन्हें किसी ऐसे विटनेस की जरूरत थी जो सच बता सके। फिर मोने ने आरू से भी पूछा कि क्या उसने गलती से किसी और को कल्प्रिट समझ लिया। इस सवाल से आरू फ्यूरियस हो गई। वो खड़ी हुई और जोर देकर बोली, उसके पेरेंट्स पर हमला करने वाला अडेमी ही था। लेकिन सिर्फ उसका क्लेम काफी नहीं था। मोने के लिए अभी भी बहुत सवाल थे। पहला, अगर हमला अडेमी ने किया था तो आरू के पेरेंट्स की जान कैसे बची? दूसरा, अडेमी ने कौन सा वेपन यूज किया? इन सुरागों से मोने को शक हुआ कि शायद आरू के पेरेंट्स ने किसी बच्चे पर ब्लेम डालने के लिए चोटों की नकली कहानी बनाई है। टांटा ने भी मोने का सपोर्ट किया। उसे भी लगता था कि अडेमी ऐसा नहीं कर सकता। वो मानता था कि आरू झूठ नहीं बोल रही, लेकिन कुछ दिन पहले ही अडेमी उसके पास आया था, माफी मांगी थी और वादा किया था कि अब कभी हिंसा नहीं करेगा। मामला एक डेड वॉक पर पहुंच गया। तभी मोने ने रेड से अकेले में बात करने का आग्रह किया। आरू को टांटा के परिवार घर ले गए। मोने ने रेड से पूछा, क्या अडेमी ने भी वही ड्रग इस्तेमाल की थी? ये सवाल रेड जानता था कि उसे मुश्किल में डाल देगा। मोने गुस्से से मेज पर हाथ मारकर बोला, वो मेरा बेटा है, मैंने उसे हमेशा सिखाया है कि ऐसी चीजों को हाथ भी मत लगाना। रेड को कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन उसे शक था कि मोने ने अडेमी के केस और कैंपिल वाले केस के बीच कनेक्शन जरूर देखा है। मोने ने अंततः मान लिया और बताया कि उसने पता लगाया कि शहर में जो ड्रग्स स्मगल होकर आई थी वो सिर्फ नशा नहीं देती थी, बल्कि यूजर के ब्लेसिंग को भी एक्टिवेट कर देती थी। इसी बीच आरू दुकान लौट आई। टांटा के परिवार को अलविदा कहने के तुरंत बाद एक वन आइड आदमी अंदर आया। उसने आरू को नाम से पुकारा और सीधे उसी से बात करना चाहा। कुछ देर बाद रेड भी लौटा। उसने मोने की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने का मिशन स्वीकार कर लिया था, इसलिए वो कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। इसलिए रित ने तय किया कि रेड की जगह वो आरू को फाइटिंग की ट्रेनिंग देगी। वो देर रात तक आरू के साथ प्रैक्टिस करता रहा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आरू को पहली बार रेड की असली ताकत का अंदाजा हुआ। छोटी लड़की हैरान थी और पूछ बैठी, इतना स्ट्रांग होने के बावजूद रेड सिर्फ डी रैंक एडवेंचरर क्यों है? रेड हल्के से मुस्कुराया और उसे समझाया, स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि बड़े काम ही किए जाएं। मुझे अब जैसी पीसफुल लाइफ मिल रही है वही पसंद है। तभी आरू ने रेड को उस आदमी के बारे में बताया जो दोपहर में उससे मिलने आया था। उसने आरू को एक कीमती स्वॉर्ड दी थी और कहा था कि भविष्य में वो एक ब्रेव वॉरियर बनेगी। आरू को वो स्वॉर्ड बहुत पसंद आई। उसे भरोसा था कि इसके साथ वो सिस्टर रिट जैसी महान बन सकती है। लेकिन अब वो कंफ्यूज थी, क्या सच में ये उसके ब्लेसिंग की इच्छा थी या उसकी अपनी? रेड ने तुरंत उसे सलाह दी, अगर समझ नहीं आ रहा तो अपनी तलवार से ही पूछ लो। वो चाहेगी कि तुम मार्शल पावर हासिल करो या फिर अपनी स्ट्रेंथ से दूसरों की रक्षा करो। इसी बीच रिट ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ लिया
हालांकि वो पहले ही बन चुका था, फिर भी उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। अचानक वो अपने शरीर से ब्लास्ट कर बैठा, जिससे रिट चौंक गई। पता चला कि उसने पहले ही खुद पर बॉम्ब बांध रखा था। उसके साथी भी रिट को घेर कर हमला करने लगे। रिट उनसे जूझ ही रही थी कि अचानक डनान मदद के लिए सामने आ गया। डनान वास्तव में रूडी के कहने पर रेड को ढूंढने आया था, लेकिन जांच करने के बाद उसे समझ आ गया कि रेड को यहाँ अपनी जगह मिल चुकी है, इसलिए उसने फैसला किया कि उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके बजाय डनान यहाँ के दूसरे मसलों को सॉल्व करने लगा। उसने हमलावरों की टोपी हटाई तो उनके सींग दिखे। रिट हैरान रह गई, ये तो मिड लेवल डीमंस थे, आखिर वे यहाँ कैसे पहुंच गए? ये आसान बात नहीं थी। डनान ने रिट से कोऑपरेशन मांगा, क्योंकि वो रेड से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए रिट ही उसकी जानकारी का सोर्स बनी। रिट ने हाँ कर दी और थकी हालत में वापस फार्मेसी पहुंची। रेड को देखते ही रिट उसकी गोद में बैठ गई। रेड ने रिट से उस स्वॉर्ड के बारे में भी राय मांगी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन स्वॉर्ड की हिल्ट पर एक ट्रैकिंग जेम लगा था। इससे तलवार चलाने वाले की लोकेशन सीधे किसी मेज तक पहुंच सकती थी। ये बात रेड को सस्पिशियस लगी। आखिर किसी को आरू की लोकेशन क्यों चाहिए थी? अगली सुबह रेड और रिट आरू को एक नई स्वॉर्ड बनवाने ले गए। मिस्टर मोगलुम को फोर्ज करने का ऑर्डर देने के बाद रेड ने बाहर अचानक तेज आवाज सुनी। वो तुरंत काया और कीथ से पूछने दौड़ा। पता चला कि थीव्स गैंग लोगों को उकसा रही थी ताकि गार्ड्स की इन्वेस्टिगेशन स्मूथ ना चल सके। शुरू में काया और कीथ ने इग्नोर किया, लेकिन ओलिवर भी उस प्रोटेस्ट ग्रुप में फंस गया। उसे निकालने के लिए एक्शन लेना पड़ा। इसी समय रूडी का ग्रुप पिछले डीमन किंग के रेलिक में घुस चुका था। वहां उनका सामना एक विशाल बुल हेडेड डीमन से हुआ। रूडी ने 30 को रेलिक में वेपन ढूंढने भेजा और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ा। थियोडोरा भी मदद को पहुंची। डीमन का भयानक रूप देखकर एरस डर से पीछे हट गया और उसे फिर रूडी पर भरोसा करना पड़ा। रूडी इस बात से अनॉयड था। उसने सोचा, जब रेड टीम में था तब कभी ऐसी हालत नहीं हुई थी। एरस गुस्से से दांत पीसता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। मॉन्स्टर को हराने के बाद तीज लौट आई, लेकिन उसे कोई वेपन नहीं मिला, बल्कि वहां एक मैजिकल एयरशिप था। हीरो टीम ने क्यूरियोसिटी में उस पर सवार होकर टेस्ट किया। जब पूछा गया कि उसे कहां जाना है, रूडी ने दुखी होकर कहा, जब तक मैं हीरो की जिम्मेदारी निभा रही हूं, मैं कहीं नहीं जा सकती। उसी रात रेड द्वारा ऑर्डर किया गया डबल बेड आ गया। ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी करेज टेस्ट थी। रेड ने गहरी सांस ली और आखिर हिम्मत करके बेड पर लेट गया। रेड बिल्कुल ओपन थी। वो तुरंत रेड की बाहों में सिमट गई और उसे कस के पकड़ लिया। दोनों आखिरी स्टेप उठाने ही वाले थे कि अचानक बाहर से तेज शोर सुनाई दिया। वो आरू थी। ऐसा लग रहा था कि छोटी बच्ची बस पानी लेने जा रही है, लेकिन किसी को डिस्टर्ब ना करने के लिए उसने बहुत धीरे धीरे कदम रखे। रेड मुस्कुराया और रित की तरफ मुड़कर बोला कि शायद आज वे आखिरी स्टेप तक नहीं पहुंच पाएंगे। रित ने तुरंत हामी भरी और हंसकर कहा कि शुरुआत में उसका इरादा तो बस रेड को थोड़ा कडल करने का ही था। फिर दोनों ने एक दूसरे को कस के हक किया और बिना कुछ सोचे समझे नींद में डूब गए। अगले ही दिन एक हुडेड मैन रेड की फार्मेसी से बाहर निकला। जैसे ही वो टाउन की तरफ बढ़ा, दिल के लोग वहां पहुंचकर उसे रोक लेते हैं। वे आरू को मिली स्वॉर्ड से जुड़े ट्रैकिंग स्पेल पर भरोसा कर रहे थे ताकि ये जान सकें कि बच्ची कहां है, मगर ये वीक मैजिक सिर्फ लोकेशन दिखाता था, ये नहीं कि स्वॉर्ड किसके हाथ में है। रित ने इस मौके का फायदा उठाकर पहले से ट्रैप बिछाया हुआ था और वो उन्हें आसानी से फंसा लेती है। इतने लोगों का एक जगह इकट्ठा होना रित के लिए कन्वीनियंट साबित हुआ। उसने जल्दी ही डिल को बेहोश कर दिया। अब बस एक आदमी बचा था, लेकिन उससे देखते ही रित समझ गई कि ये इंसान नहीं है। ये बात छिपी न रह सकी और उस आदमी ने तुरंत अपनी असली पहचान उजागर कर दी। उसका शरीर बड़ा होकर एक डीमन में बदल गया। इस बीच रेड की दुकान पर वही आदमी पहुंच चुका था जिसने आरू को स्वॉर्ड दी थी। उसका प्लान पहले से ही तय था। उसने डिल को बेट बनाया ताकि रित को कहीं और उलझा दे और इधर आरू तक पहुंच जाए। आरू ने गुस्से में स्वॉर्ड निकालकर रेजिस्ट किया, मगर उसके सामने थीव्स गिल्ड का एक डेंजरस मेंबर था। उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। आरू ने पूछा कि उसे टारगेट क्यों बनाया गया है। उस आदमी ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी, मैं बस चाहता हूं कि तुम इस कंट्री की हीरो बनो। फिर उस आदमी ने आरू को एक ग्रीन फेस्ड ऑर्क से मिलवाया। ये ऑर्क जोल्टैन का नेटिव नहीं था, बल्कि ड्रैगन डची की स्लम्स में पला था। अब वो इतना पावरफुल बन चुका था कि जोल्टैन की सरकार भी उससे उलझने से डरती थी। लेकिन उसके लिए ये भी काफी नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि वो और ऊपर राइज कर सकता है। उसका गोल था इस टाउन को बदलना और खुद लीडर बनना। इसी मकसद से उसने डीमन हार्ट से बनी एक कर्सेड पोशन फैलाई थी। नॉर्मली गॉडेस डीमिस हर इंसान को बस एक ब्लेसिंग देती थी और वही पूरी लाइफ साथ रहता। प्रॉब्लम यह थी कि कई बार ब्लेसिंग इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं होता, जैसे उसे टॉर्चर मास्टर का ब्लेसिंग मिला था।
क्या वो हमेशा खून और कैद खानों की अंधेरी दुनिया में रहेगा? उसने ऐसी डेस्टिनी को रिजेक्ट कर दिया। अब उसे नया सच मिल चुका था। ये डीमन पोशन किसी को नया और पावरफुल ब्लेसिंग दे सकती थी। सब कुछ रेडी था, बस आग लगाने वाली स्पार्क चाहिए थी, और वो स्पार्क थी आरू। फिर उस आदमी ने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि एक डेमी ह्यूमन को अंदर लाओ। ट्रेनिंग ग्राउंड के बाहर भीड़ जमा थी, गार्ड्स और एडवेंचरर्स सब मौजूद थे। लीडर ने आरू को बाहर खड़ा किया और ऊपर से स्पीच दी। उसने कहा, आरू के पेरेंट्स पर अटैक करने वाला क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा अडेमी था। गार्ड कैप्टन मोन ने सिर्फ अपने बेटे को बचाया। प्रूफ के लिए उसने गार्ड के 2 करप्ट मेंबर्स को ब्राइब दिया था ताकि वे सबके सामने टेस्टिमनी दें कि उन्होंने अडेमी को बचाया था। अब सब कुछ साफ था। लीडर ने डिक्लेयर किया कि रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका है। उसने आरू के हाथ में स्वॉर्ड दी और कहा, अपने पेरेंट्स के लिए बदला लो, उस डैमी को मार डालो। आरू शोक में थी। क्या ये आदमी उसे मर्डर के लिए उकसा रहा था? हाँ, उसने एडमिट किया कि अडेमी को उसने डीमन ड्रग दी थी, लेकिन पेरेंट्स पर अटैक उसकी सडन मैडनेस थी। अब एक डेमी ह्यूमन के पास 2 ब्लेसिंग्स थे। अगर आरू उसे किल कर देती तो उसका ब्लेसिंग और ग्रो करता। आरू के माइंड में डार्क थॉट्स आने लगे, लेकिन उसने सोचा वो अपनी दोस्त को हर्ट कैसे कर सकती है। उसी समय एडेमी ने एक्स उठाया। डीमन ब्लेसिंग ने उसके अंदर आरू को किल करने की इच्छा जगा दी। लकी था कि ठीक तभी रेड वहां पहुंच गया। उसने अडेमी को बेहोश कर दिया और आरू को उठाकर लीडर के सामने से भाग निकला। इसके बाद रेड ने एडेमी को एल्फ हर्ब से बनी मेडिसिन दी ताकि डीमन ब्लेसिंग का असर थोड़ी देर के लिए रुक जाए। तभी व्यू भी आ गया। रेड ने दोनों बच्चों को व्यू को सौंपा और खुद अकेले लीडर का सामना करने गया। एल्बर्ट भी वहां मौजूद था। उसने तलवार खींचकर रेड पर वार किया। रेड ने खुद को बचा लिया, लेकिन ये रिएक्शन एल्बर्ट को चौंका गया। अब उसे यकीन हो गया कि वही रेड पहले उस बियर को मार चुका है। अब लीडर अब भी एल्बर्ट के पीछे खड़ा था। उसकी प्रेजेंस से उसकी असली पहचान भी खुल गई। ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट डीमन था। वो चाहता था कि एल्बर्ट जोल्टैन का नया किंग बने और इसमें वो उसका सपोर्ट करेगा। एल्बर्ट गुस्से से चिल्लाने लगा। उसने कहा, मैं इस शहर से थक चुका हूँ, आलसी लोगों से भरा टाउन जो कुछ नहीं करना चाहते। क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही वेस्ट करूं? उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। वो चाहता था कि ये प्लेस एक मिलिट्री नेशन बने जो हीरो के साथ मिलकर डीमन किंग से लड़े। अगर इसके लिए डीमन से कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़े तो कोई फर्क नहीं। इसके बाद एल्बर्ट ने रेड को इनवाइट किया, चलो मेरे साथ मिलकर इस सिटी को बदलते हैं और हीरोज बनते हैं। रेड ने काम होकर जवाब दिया, नहीं, मुझे हीरो नहीं बनना, मैं बस रित के साथ मिलकर अपनी छोटी सी फार्मेसी चलाना चाहता हूँ। ठीक उसके बाद मर्चेंट गिल्ड के लीडर ने सोल्जर्स को लेकर एल्बर्ट को घेर लिया। अपनी डिफीट का समय जानते हुए भी एल्बर्ट अब भी पीछे हटने को रेडी नहीं था। उसके लिए अगर हारना भी पड़े तो कम से कम रेड के हाथों ही सही, तभी ये मीनिंगफुल होगा। एल्बर्ट तेजी से रेड पर अटैक करने दौड़ा, लेकिन रेड ने उसकी बांह काट दी। उसी बीच मोअन और रिट वहां पहुंच गए थे ताकि रेबेल प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल कर सके। व्यू भी अरू और अडेमी को साथ लेकर आ गया था। अडेमी को देखते ही लोग भड़क उठे और अरू को कहा कि वो अपने फैमिली का बदला ले, मगर अरू ने साफ मना कर दिया। उसने ध्यान से सारी बातें देखी और समझा कि उसके पेरेंट्स पर अटैक करने वाला अडेमी नहीं बल्कि एक डिस्गाइज्ड डीमन था। असल अडेमी तो उसके सामने खड़ा था। वे दोनों दोस्त थे और कल फिर से साथ खेलेंगे, इसीलिए अरू के पास अब उससे नफरत करने का कोई कारण नहीं था। यह सुनकर वहां मौजूद लोग भी शांत हो गए। उन्होंने अपने वेपन्स जमीन पर डाल दिए और घर लौट गए। प्रोटेस्ट वहीं खत्म हो गया। 5 दिन बाद रेड की फार्मेसी में वो और रिट आराम से बाथटब में लेटे हुए थे। रिट ने अचानक रूडी का जिक्र छेड़ा और कहा कि शायद उसे रेड की बहुत याद आती होगी। रेड ये बात समझता था, लेकिन अब वो लौट नहीं सकता था। रूडी की मदद के लिए अभी भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन रेड के लिए तो सिर्फ रिट ही था। वो रिट को छोड़कर अपने अतीत की गलतियों की तरफ वापस नहीं जा सकता था। इस बीच प्रोटेस्ट का लीडर जेल में बंद था। तभी गार्ड्स ने व्यू को उससे मिलने बुलाया। लीडर ने तुरंत पहचान लिया कि व्यू इंसान का डिस्गाइज पहने था। उसकी असली पहचान थी 4 हेवनली किंग्स में से एक शिसातेन। व्यू ने गुस्से में बेलियाल की गर्दन पकड़कर उसे उठा लिया। उसने डिमांड की कि बेलियाल ने इतनी हिम्मत कैसे की कि डीमन पोशन को बाहर लाए। ये गॉड्स द्वारा फॉरबिडन था और उसकी सजा मिलनी चाहिए। बेलियाल ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी असली डीमन फॉर्म ले ली और उड़कर उस जेल की ओर गया जहां एल्बर्ट को रखा गया था।
एल्बर्ट ने उससे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि वो लाइफ भर डीमन किंग से लड़ेगा, इसीलिए उसके लिए जेल अंत नहीं हो सकता था। बेलियाल ने उसे बचा लिया और तय किया कि एल्बर्ट को हीरो टीम में ज्वाइन करवाना होगा। अगली सुबह अरु ने अपना पहला एडवेंचर शुरू किया। हालांकि ये सिर्फ ई रैंक एडवेंचर ग्रुप था, लेकिन अरु अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश थी। रेड और रेड उसे विदा करने पहुंचे। जाते हुए अरु की पीठ देखकर रेड को लगा जैसे वो अपनी ही बेटी को भेज रहा हो। दूसरी तरफ अगली सुबह एरेस उस मैजिकल एयरशिप को देखकर उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि ये शायद चोरी हो गया है, लेकिन थियोडोरा को ऐसा नहीं लगा। वो रूडी और तिसेव को देखने गई, मगर वो कैंप में नहीं थे। जब थियोडोरा ने दोबारा रूडी के टेंट की जांच की तो उसे जमीन पर हीरो बैज पड़ा मिला। इससे वो शॉक्ड हो गई और सोचने लगी कि क्या रूडी ने अपनी हीरो वाली पहचान छोड़ दी है। इसी बीच जोल्टैन सिटी में व्यू को स्वॉर्डफिश शार्क को हराने की वजह से डी रैंक एडवेंचर बना दिया गया। काया और उसका पूरा ग्रुप बस ईर्ष्या से देखता रह गया। एल्बर्ट के गायब होने के बाद शहर में व्यू ही एक अकेली बी रैंक एडवेंचरर बची थी, और ये सही भी था, क्योंकि उसके पास रिबेलियन को क्रश करने की पावर और स्किल दोनों थी। टीम के लीडर के विपरीत, जो किसी बड़े मॉन्स्टर को देखकर ही डर जाती थी, तिसेव कभी एक असैसिन रही थी। अब वो पायलट बन गई थी और रूडी को जोल्टान लाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। तिसेव के मन में इस जगह को लेकर कई डाउट्स थे। इसी समय रूडी ने एक पाउच में रखी मेडिसिन निकाली। कल रात बेलियाल उसे एल्बर्ट से मिलाने लाया था। रूडी के सामने बेलियाल ने कसम खाई कि उसका कोई ईवल इंटेंशन नहीं है, बल्कि वो क्रिएटर गॉड डेमिस की पूजा करता है। बेलियाल ने फिर डीमन पोशन निकाली और रूडी को समझाया कि ये बहुत उपयोगी है। ये उन लोगों को भी जिनके पास लड़ाई के अलावा कोई ब्लेसिंग नहीं है, बिना साइड इफेक्ट्स के डीमन से लड़ने की शक्ति देती है। रूडी में पहले से ही टॉक्सिक एलिमेंट्स के प्रति रेजिस्टेंस था, इसलिए उसने पूरा पाउच मुंह में डालकर टेस्ट किया। बेलियाल डर से सफेद पड़ गया। उसे लगा अगर दवा असर ना की तो रूडी मर जाएगा, लेकिन दवा काम कर गई। इस बार रूडी ने तय किया कि और सप्लाई लेने के लिए उसे जोल्टान आना होगा, लेकिन हीरो की पहचान के साथ ये सब ऑकवर्ड लगता, इसलिए उसने टेम्पररीली अपनी हीरो आइडेंटिटी छोड़ने का फैसला किया। उसने तिसेव को चेतावनी दी कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसे रोकना तिसेव की जिम्मेदारी होगी। हीरो रूडी द्वारा यह सीधे पूछे जाने पर तिसेव पर बहुत प्रेशर आ गया। उसे यकीन भी नहीं था कि वो रूडी को रोक पाएगी। उधर रेड अपनी फार्मेसी में गहरी सांस लेकर बैठा हुआ था। सर्दियों का मौसम था और कोई भी दवा खरीदने नहीं आ रहा था। अगर यही चलता रहा तो दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। रिड किचन से उसके लिए हॉट टी लेकर आई। रेड को परेशान देखकर रिड के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्हें ऐसा कुछ चाहिए था जो लोग कोल्ड सीजन में जरूर खरीदें। अगर वो लोग्राविया किंगडम में होते तो रिड सोचता कि वहां हीटिंग बैग्स बिकते, लेकिन हीटिंग बैग्स बनाने के लिए उन्हें एक एल्केमिस्ट की जरूरत पड़ती। इस प्रॉब्लम का सलूशन रेड के पास पहले से ही था। जब वो हीरो टीम का हिस्सा था तभी उसने बिना किसी एल्केमिस्ट की मदद के हीटिंग बैग्स बनाना सीख लिया था। इसी आइडिया के साथ रेड ने तुरंत काम शुरू कर दिया। इसके बाद रेड अपने हीटिंग बैग्स पूरे शहर में लोगों को ट्राई करने के लिए ले गया। गैंस, स्कॉट और डॉक्टर न्यूमैन सभी लकी रहे कि उन्होंने रेड के फर्स्ट बैच का इस्तेमाल किया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ और रेड शाम तक वापस नहीं आया। वापसी के रास्ते में ठंड से कांपते हुए रेड आगे बढ़ रहा था। तभी रिट दौड़कर उससे मिलने आ गया। रेड के हाथ ठंड से जम चुके थे, इसलिए उसने अपने ग्लव्स उतारकर रिट के चेहरे पर रख दिए। उस गर्माहट ने रेड को अंदर तक छू लिया। उसी समय अचानक स्नोफॉल शुरू हो गई। ये अजीब था क्योंकि जोल्टन में शायद ही कभी स्नो गिरती थी। दोनों हाथ थामे रोमांटिक स्ट्रीट पर चल रहे थे। फिर एक स्ट्रीट लैम्प के नीचे बने डबल बेंच पर बैठ गए। माहौल बहुत ही कोजी और अफेक्शनेट था। तभी रेड ने हिम्मत जुटाकर अपना कोट उतारा और रिट के कंधों पर डाल दिया। अब दोनों को ठंड नहीं लग रही थी। रिट ने मुस्कुराकर रेड के कान में विस्पर किया कि उसे पता है रात में इस सड़क पर कोई नहीं आता। रेड तुरंत उसकी बात समझ गया और दोनों ने एक पैशनेट किस शेयर किया। अगली सुबह रूडी का एयरशिप जोल्टन के पास पहाड़ों पर एंकर कर चुका था। टीसे ने रूडी का चमकदार आर्मर हटाकर एक सिंपल ड्रेस पहनाई ताकि वो ज्यादा नोटिसेबल ना लगे। जांच पूरी करके दोनों शहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे पुल पर पहुंचे वहां एक इंसिडेंट हुआ। ऑटो नाम का गार्ड हर गुजरने वाले से जबरन टोल वसूल रहा था। टीसे दूसरा रास्ता ढूंढना चाहती थी, मगर रूडी सीधे आगे बढ़ गई और ऑटो को एक जोरदार पंच मारकर किनारे गिरा दिया। टीसे बस उसे देखकर स्टंड रह गई। ये तरीका रूडी की ओरिजिनल इच्छा से बिल्कुल अलग था। कुछ ही देर बाद ऑटो किनारे पर खुद को गर्म करने बैठा, तभी रेड भी पुल पार कर रहा था। रेड को सरल और आसान शिकार समझकर ऑटो ने उसके कपड़े चुराने की कोशिश की, लेकिन उसने गलत इंसान चुन लिया।
रेड ने तुरंत उसका आखिरी कपड़ा भी पानी में बहा दिया। उस रात रूडी एक मॉन्स्टर की लाश लेकर गार्ड स्टेशन पहुंची। उसने कहा कि यह क्रीचर बहुत डेंजरस था, इसलिए लोगों को हार्म पहुंचाने से पहले ही उसने इसे खत्म कर दिया। एक बार फिर रूडी ने खुद को सबके सामने एक्सपोज कर दिया। टीसे समझ नहीं पा रही थी कि उसे रूडी को कैसे समझाए। उसने तुरंत रूडी को वहां से खींचकर बाहर निकाला और डीमन पोशन के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी ओर जब रेड वापस लौटा तो रात गहरी हो चुकी थी। गार्ड ने अपनी शिफ्ट खत्म करके रेड को देखा और तुरंत उसे अपने साथ ड्रिंकिंग के लिए बुला लिया। टीसे भी इधर उधर घूमते हुए इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी। तभी वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां रेड और गार्ड साथ में शराब पी रहे थे। टीसे को देखते ही रेड ने एक नजर में पहचान लिया कि वो बहुत स्ट्रांग है। टीसे भी समझ गई कि रेड कोई साधारण इंसान नहीं। हालांकि रेड ने लंबे कपड़ों से अपने शरीर को ढका था, फिर भी उसके पुराने स्कार्स छिप न सके। दोनों ने जल्दबाजी में खाना खाया और फिर अपने अपने रास्ते निकल गए। उस रात की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर टीसे वापस रूडी के पास पहुंची और उसे चेतावनी दी कि रेड बहुत पावरफुल है, इसलिए ज्यादा सावधान रहना होगा। रूडी ने जवाब दिया कि कोलैबोरेशन मुश्किल होगा क्योंकि उसका असली मिशन उस एल्केमिस्ट को ढूंढना है जो डीमन पोशन बना सकता है। जांच में पता चला कि वो एल्केमिस्ट डंजन की प्रिजन में बंद है, इसलिए रूडी ने खुद वहां घुसने का फैसला किया। अगली सुबह रेड की दुकान पर एक छोटा ड्रैगन मदद मांगने पहुंचा। उसी समय रूडी जेल की निगरानी कर रही थी। जाते जाते रूडी सोच रही थी कि अगर उसका भाई रेड यहाँ होता तो वो कैसा रिएक्ट करता। उसे अब भी रेड के काम करने का तरीका याद था। गार्ड्स की शिफ्ट और शेड्यूल समझना बहुत जरूरी था, इसलिए रूडी पास ही एक बेंच पर बैठ गई और सब ऑब्जर्व करने लगी। जितना वो ज्यादा सोचती उतना ज्यादा उसे रेड की याद सताने लगी। वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहती थी। अब उसका डिटर्मिनेशन और मजबूत हो गया। रूडी ने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो वो रेड से फिर जरूर मिलेगी। इस बीच रेड और रेड उस छोटे ड्रैगन के पीछे पीछे एक डीप फॉरेस्ट में पहुंचे। वहां उन्हें एक फेरी विलेज मिला जहां एक जल आत्मा अनिद्रा से पीड़ित थी। रेड ने जांच की और तुरंत समझ गया कि ये कोई डिजीज नहीं बल्कि कर्स है। रेड की बात मानकर फेरीज ने दोबारा जांच की। वाटर स्पिरिट पानी पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। शायद कर्स उसके शरीर में बहुत गहराई तक समा चुका था। रेड ने उसे अपनी बनाई दवा की एक पाउच दी और कहा कि इसे सही तरीके से यूज करो तो वो जल्द रिकवर कर लेगी। उसी रात रूडी ने प्रिजन में हलचल मचाई और सीधे गॉडविन की सेल में पहुंची। उसने उससे डिमांड की कि वो उसके लिए डीमन पोशन बनाए। गॉडविन ने रूडी की इमोशनलेस आईज और ठंडे चेहरे को देखा और डर से कांप गया। उसने तुरंत उसके सामने सरेंडर किया और हर मदद का वादा किया। लंबी रात गुजर गई। अगली सुबह रूडी ने अगले स्टेप की तैयारी से पहले टीसे के जागने का इंतजार किया। गॉडविन उस समय बीमार था, इसलिए पहले वो रूडी को हील करना चाहती थी, लेकिन अपनी हीरो आइडेंटिटी छिपाने के लिए उसने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने दवा देने का ऑप्शन चुना। टीसे ने तुरंत जोल्टन की सबसे मशहूर फार्मेसी सजेस्ट की और वो फार्मेसी किसी और की नहीं बल्कि रेड की थी। 6 ही रेड गॉन्स को हीटिंग बैग बेच रहा था। रूडी अचानक शॉप में दाखिल हुआ। दोनों एक दूसरे को घूरते रह गए मानो किसी शौक में हो। रूडी तुरंत दौड़कर रेड को कसकर हक करने लगा और उसे भाई कहकर पुकारा, जिससे गॉन्स और टीसे दोनों स्टन रह गए। उनके लिए कल्पना से परे था कि उसने हीरो टीम छोड़ दी थी, अपना नाम बदल लिया था और अब इस छोटे से शहर में बस गया था। उस दिन रेड को अपनी बहन को रिसीव करने के लिए फार्मेसी बंद करनी पड़ी। गॉन्स भी धीरे से वहां से निकल गया। रूडी को थोड़ी चिंता थी कि गॉन्स शायद गॉसिप फैलाएगा, लेकिन रेड को यकीन था कि गॉन्स ऐसा इंसान नहीं है। इसके बाद टीसे ने रेड को फिर से अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसे रेड की जगह हीरो टीम में ट्रांसफर किया गया था। रेड ने रूडी से इस तरह अचानक चले जाने के लिए माफी मांगी। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई और रूडी समझ गई। उसे शुरू से ही अंदाजा था कि एरिस ने उसके भाई को टीम से बाहर निकाला था। रूडी को उम्मीद थी कि रेड उसके साथ फिर से जर्नी पर निकलेगा। रेड की लीडरशिप के बिना हीरो टीम बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गई थी। रूडी ने साफ कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो एरिस जैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान को बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से पूरी टीम टूट गई थी। डाला ने टीम छोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा था कि एरिस ने रेड को मार दिया है और डेनन उसे वापस लाने के लिए उसकी तलाश में था। ये सब सुनकर रेड हैरान रह गया। उसे लगा था उसके जाने के बाद भी टीम संभल गई होगी। किसने सोचा था कि वो इतनी बैडली बिखर जाएगी। फिर भी रेड ने तय किया कि वो यहीं इस टाउन में रहेगा। उसे अपना पर्पस और लाइफ का मीनिंग मिल चुका था। उसी समय रेड वापस फार्मेसी में लौटा। रूडी को आराम से बैठे देखकर वो थोड़ा घबरा गया। टीसे दोनों को देखता रहा और खुद भी दबाव में आ गया। रेड चाय बनाने के लिए किचन की ओर चला गया। रूडी ने फिर साफ शब्दों में रीजन बताया कि वो इस टाउन क्यों आई है। पहला, वो अपने भाई को ढूंढना चाहती थी। दूसरा, किसी ऐसे इंसान को खोजना चाहती थी जिसके पास रेयर नॉलेज हो और जो डीमन लॉर्ड को हरा सके। दूसरा मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए अब फिलहाल उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। रिट ने उत्सुकता से रेड की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेड क्या फैसला लेगा। रेड ने बस मुस्कुराते हुए रेड को रियश्योर किया और कहा कि वो यहीं रहेगा।
और रिड के साथ मिलकर फार्मेसी चलाता रहेगा। ये सुनकर रूडी ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी यहीं रहेगी। उसने रेड और रिड से थोड़ी रेस्ट लेने के लिए इन जाने की परमिशन मांगी। रेड ने आगे बढ़कर अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जब तक वो इस टाउन में है फार्मेसी हमेशा उसका घर रहेगा। जैसे ही रूडी बाहर निकली उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, शायद इसलिए क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो यहीं रहेगी। रिड के लिए ये बात बहुत हैवी थी। वो नेड के पास आकर सोच में पड़ गई। असल में रूडी को रेड की बहुत जरूरत थी। डीमन लॉर्ड को हराने और दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए उसका साथ जरूरी था। रेड समझ गया कि रूडी का ये फैसला काफी बड़ा है, लेकिन चूंकि उसने खुद अभी कहीं जाने का प्लान नहीं बनाया था, इसलिए वो सोच रहा था कि बाद में अपनी बहन को कन्विंस करने का कोई रास्ता निकालेगा। उस रात टी से गॉडविन को बताने गया कि वो लोग शहर में ही रहेंगे। गॉडविन बहुत नर्वस हो गया क्योंकि वो वांटेड क्रिमिनल था, मगर टी से के सामने उसकी शिकायतों का कोई वैल्यू नहीं था। इसके बाद टी से वापस रूडी के पास गया और एडवाइस दी कि इस टाउन में रहना सही नहीं है। गॉडविन को प्रॉपर रिसर्च चैम्बर की जरूरत थी। रूडी पहले ही सब सोच चुकी थी और उसने टी से को मिशन सौंपा। उसने सुना था कि जहां उनका एयरशिप एंकर किया गया था उसके पास एक एंशिएंट एल्फ रूइन है। रूडी चाहती थी कि टी से उस जगह को ढूंढे और वहां उनके लिए नया बेस बनाए। जैसे ही टी से ने रीजन पूछने की कोशिश की, रूडी अचानक खड़ा हो गया। उसके ब्लैंक चेहरे को देखकर टी से डर गई और पीछे हट गई। उसे लगा उसने रूडी को नाराज कर दिया है। उसने सेल्फ डिफेंस में नाइफ निकाल लिया, लेकिन रूडी का उसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। रूडी ने दुखी होकर समझाया कि वो बस उलझन में है। टी से स्टंट रह गई। उसके सामने खड़ा इंसान जिसे दुनिया हीरो मानती है, उसके चेहरे पर इतनी कंफ्यूजन और हेल्पलेसनेस थी। ज्यादा टेंशन में टी से ने नाइफ गिरा दिया और अपनी प्यारी मकड़ी यूजुजी निकालकर रूडी को दिखाया ताकि माहौल हल्का हो जाए। दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। अब टी से को इस बात पर प्राउड था कि वो हीरो रूडी की फ्रेंड बन गई है। इसी दौरान व्यू भी उस एंशिएंट एल्फ रूइन की तलाश में निकला था। उसे वहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ढूंढना था। अगली सुबह रूडी और टी से फिर से रेड की फार्मेसी में पहुंच गए। इस बार दोनों ने कस्टमर्स को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन रूडी का चेहरा बहुत इंटिमिडेटिंग था, इसलिए उसने ग्राहकों को डरा दिया और वो भाग गए। रेड ने तुरंत उसे अपने साथ सिटी घूमने का इनवाइट दिया और रिड और टी से को शॉप पर छोड़ दिया। सबसे पहले रेड अपनी बहन को मिस्टर जेफ के स्टीम बाथ हाउस लेकर गया। रूडी को देखकर सब डर गए, मगर मिस्टर जेफ ने जल्दी से खुद को संभाला और रूडी से माफी मांगी। रिलैक्सिंग स्टीम बाथ के बाद रेड और रूडी ने फ्रूट जूस की पूरी बोतल गट की और रिलीफ की सांस ली, लेकिन बाथ हाउस में मौजूद लोग रेड के पास आने लगे। उन्होंने बताया कि जब रूडी ने बात खत्म किया, उसके शरीर पर जो स्टीम थी वो उसके हल्के से मूव करते ही गायब हो गई। सब उसकी स्ट्रेंज एबिलिटी पर हैरान थे। बाहर निकलते वक्त रूडी ने रेड से माफी मांगी कि उसने अनजाने में सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रेड ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि उसकी कोई गलती नहीं है। इस शहर में लोग ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। रेड के लिए खुशी की बात थी कि वो ओपनली अपनी बहन को सबके सामने इंट्रोड्यूस कर पा रहा था। उसके बाद रेड ने रूडी का हाथ थाम लिया और उसे खेलने के लिए मार्केट प्लेस ले जाने की इच्छा जताई। उसी पल रूडी के दिल में एक गहरी विश उठी, काश वो हमेशा ऐसे ही अपने भाई के साथ रह पाती। लेकिन सच ये था कि देवताओं ने उसे हीरो बनने के लिए चुना था। उसकी ये चाहत किसके हवाले की जाती। इसी बीच एरीज और थियोडोर ने एल्बर्ट से पूछताछ करके रूडी की लोकेशन भी पता कर ली थी। अब जब एल्बर्ट पूरी तरह कमजोर और बेबस हो चुका था, थियोडोर उसके पास बैठकर उसे समझाने लगी। उसने कहा, देवताओं ने जरूर आशीर्वाद दिए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर इंसान उनके पीछे अंधी तरह भागे। हर व्यक्ति की अपनी विल पावर और जीने का तरीका होता है। किसी ऐसे इंसान से हारना जो हीरो नहीं बनना चाहता कोई शर्म की बात नहीं है। उस शाम रूडी और टीस ने रेड के घर पर फिर से डिनर किया। रेड ने अपनी बहन को बताया कि उसके घर में भी बाथटब है और उसे ट्राई करने की सलाह दी। रूडी चाहती थी कि रेड उसके साथ नहाए, लेकिन अब वे दोनों बड़े हो चुके थे, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं था। उसने रिड को इनवाइट किया। टीस भी तुरंत खड़ी हो गई और कहा कि वह भी साथ नहाएगी। कुछ इसलिए कि उसे बाथ पसंद था और कुछ इसलिए ताकि इन दोनों पर नजर रख सके। आखिर लव कभी कभी एक दूसरे को हर्ट करने का हथियार भी बन सकता है। बाथ टब में बैठी रूडी ने रिड को अपने बचपन की बातें बताई। उसकी पहली फाइट तब हुई थी जब वह सिर्फ 5 साल की थी। वह तब भी एक बच्ची थी, लेकिन हीरो का आशीर्वाद मिलने के कारण वह किसी मॉन्स्टर को एक और बच्चे का किडनैपिंग करते हुए इग्नोर नहीं कर सकती थी। रूडी अकेली ही मॉन्स्टर के डैन तक गई, जबकि उसे पता था कि जीतना नामुमकिन है। जब मॉन्स्टर ने उसे बुरी तरह पीटा तो रूडी पूरी तरह टूट चुकी थी। वो सोच रही थी कि ये कैसी जिंदगी है जहां घर वाले भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते सिर्फ इसलिए कि वो बहुत स्ट्रांग है। रूडी हार मानने ही वाली थी, तभी उसने सोचा अगर उसने हिम्मत छोड़ी तो वो अपने भाई को फिर कभी नहीं देख पाएगी। हर बार जब उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती, रेड हमेशा उसकी रक्षा के लिए सामने आ जाता था। बाथ टब में बैठी रूडी ने रिड से सच कहा कि उसे असली कंफर्ट कभी नहीं मिला।
हीरो ब्लेसिंग की वजह से वह टेम्परेचर चेंजेस को महसूस ही नहीं कर पाती थी। रूडी अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसे रिड से जेलसी हो रही थी। रिड खुशियां और इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस कर पाती थी, लेकिन रूडी के लिए ना हैप्पीनेस थी ना सॉरो। रूडी को ऐसे रोते देख रिड और टीस का दिल टूट गया। हीरो टीम का हिस्सा होने के नाते टीस रूडी को यूं अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसी पल टीस ने अपने लिए एक नया गोल तय किया। उसे लगा कि रूडी के एक्सप्रेशनलेस दिल को बचाने वाला सिर्फ रेड हो सकता है और वह खुद उनके लिए एक गाइड बनेगी। नहाने के बाद रिड ने रेड को सब कुछ बता दिया। रेड को फिर टीस का शुक्रिया अदा करना पड़ा कि उसने रूडी का साथ देने की जिम्मेदारी ली। टीस ने कहा हीरो की मदद करना उसका कर्तव्य है और उसने वादा किया कि वह पूरी ताकत से उनका साथ देगी। रेड ने भी मान लिया कि उसकी बहन अब बदलाव की ओर बढ़ रही है। शायद आने वाले समय में रूडी उससे बदला लेने का सोच सकती थी। रेड ने कभी सोचा भी नहीं था कि डीमन बेलायल रूडी के पास आएगा और उसे डेमोनिक पोशन ऑफर करेगा। इस बात से रिड थोड़ी चिंतित हुई। उसने सोचा अगर रूडी ने इस तरह ड्रग्स लेना जारी रखा तो कहीं उसे ओवरडोज ना हो जाए। रेड ने रिड को समझाया कि रूडी को हीरो ब्लेसिंग मिली है जिससे उसे किसी भी हद तक प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए कुछ समय तक कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी बेहतर यही होगा कि वह एल्केमिस्ट गॉडविन से इसकी जानकारी लें। इसलिए सब अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। टी स्पोर्ट की ओर गया ताकि गॉडविन द्वारा मांगी गई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठी कर सके, जबकि रिड ने रेड के लिए घोड़े किराए पर लेकर एल्फ फॉरेस्ट की ओर रुख किया। इसी बीच थियोडोर की ग्रुप भी जुल्टान पहुंची। एल्बर्ट अब वांटेड क्रिमिनल था, इसलिए उसे रेजिडेंट्स द्वारा पकड़े जाने का डर था। थियोडोर ने डिस्ट्रैक्शन देने के लिए सिक्योरिटी चैंट किया। वह हार्बर के पास एक इन किराए पर लेना चाहती थी, मगर एरीज ने साफ मना कर दिया। उसे वह जर्जर जगह पसंद नहीं आई, इसलिए वह अकेले ही बेहतरीन ढूंढने निकल गया। रेड भी हार्बर में सामान खरीद रहा था। तभी उसकी मुलाकात डैनान से हुई। थियोडोर और एल्बर्ट ने रेड को पहचान लिया, मगर थियोडोर ने खुद को एक इनविजिबल स्पेल से छिपा लिया और कोने में बैठकर उनकी बात सुनने लगी। डैनान ने रेड से शिकायत की कि जब से उसने टीम छोड़ी है वह और एरीज लगातार लड़ते रहते हैं। हीरो टीम टूटने के कगार पर है। डैनान चाहता था कि रेड वापस लौट आए और उनके साथ जर्नी जारी रखे। रेड ने गहरी सांस लेकर मना कर दिया। उसने कहा उसे यहाँ अपना आदर्श मिल गया है। डैनान ने ज्यादा दबाव नहीं डाला। उसने तय किया कि कुछ समय इसी टाउन में रुकेगा और रेड की लाइफ को करीब से देखेगा। लेकिन जब उसे पता चला कि रूडी भी यहाँ मौजूद है तो डैनान को एक नया उद्देश्य मिल गया। रूडी का इस शहर में होना कोई साधारण बात नहीं थी। डैनान अब भी उसकी मदद करना चाहता था, बेशक वह रेड को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। डैनान ने रेड को अपने साथ खींच लिया। इस बीच एरीज अपने इन में था। डैनान उसके पास पहुंचा और खबर दी कि रूडी यहाँ है। एरीज का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में रेड को कोसा। जब एरीज को पता चला कि रेड शहर में एक फार्मेसी चला रहा है तो उसने डैनान से कहा कि तुरंत उसे वहां चलें। दोनों फार्मेसी पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। एरीज गुस्से से उफन पड़ा। उसने पूरी फार्मेसी तहस नहस कर दी, यहाँ तक कि वो डबल बेड भी जो रेड और रिट ने खरीदा था उसने नाइफ निकाला और बिस्तर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। डैनाइन ने पूछा इतना सब करने के बाद अब तू क्या करेगा? एरीज ने ठंडी सांस ली और कहा जो करना है वही। उसे रेड को इस शहर से भगाना ही होगा ताकि रेड कभी रूडी से ना मिल पाए। ऐसा लग रहा था कि एरिस वाला डनान नकली था, क्योंकि असली डनान उस समय किसी मिशन पर था। जोल्टान शहर आते वक्त शाजदान के घात की वजह से डनान ने अपना एक हाथ खो दिया था। लकीली स्थानीय लोगों की मदद से वो जान बचाने में कामयाब रहा। इसी वजह से डनान को सच्चाई पता चली। शाजदान ने एक एडवेंचरर का डिस्गाइज ले रखा था। ये सुनकर रेड हैरान रह गया। आखिर वो अब तक जिंदा कैसे था? रेड ने तो अपनी आंखों से देखा था कि रूडी ने उसके दिल में तलवार उतारी थी। खैर, अब फिक्र की जरूरत नहीं थी। डनान ने रेड के कंधे पर हाथ रखकर कहा इग्नोर कर दो, उसे जितनी बार जीना है जीने दो। अगली बार जब वो सामने आएगा उसका अंत तय होगा। ठीक उसी वक्त एक विशाल ड्रेक आसमान चीरता हुआ गुजरा। ऐसे छोटे से कस्बे में कोई ड्रेक को कंट्रोल कर रहा है, ये बहुत अजीब था। और ऊपर से उसकी दिशा शहर की ओर थी। सेफ रहने के लिए डनान ने अलग होने का फैसला किया। वो रूडी को ढूंढकर उसकी रक्षा करेगा, जबकि रेड अपना मिशन पूरा करेगा। इसके बाद रेड ने स्पीड स्पेल एक्टिवेट किया और दौड़ पड़ा। रास्ते में रिट और टी से टकराकर उसने रेड को बताया कि उसकी मुलाकात डनान से हुई थी। रिट पहले भी डनान से मिल चुका था। रेड ने रिट पर दबाव डाला कि वो ध्यान से देखे कहीं कुछ गलत तो नहीं, क्योंकि जो डनान अभी उसके साथ था उसका एक हाथ कटा हुआ था। ये उस डनान से बिल्कुल अलग था जिससे रिट मिला था। अब रेड को समझ आया, उस इम्पोस्टर ने डनान का हाथ खाया था और फिर उसका डिस्गाइज पहनकर रिट से मिलने गया था। वो इस शहर में किसी चीज को टारगेट कर रहा था और रेड ऐसा होने नहीं देगा। उसने फिर से तलवार थामने का फैसला किया, जबकि उसने उसे लटकाने की कसम खाई थी।
लेकिन ये एक अपवाद था। रिड के मालिक का बदला लेना अब जरूरी था। रेड की बातों से रिड का डिटर्मिनेशन और मजबूत हुआ। उसने ठान लिया कि वो जुल्तान के लोगों की रक्षा के लिए लड़ेगी। रेड और रिड अलग हो गए और रेड मानो हवा की तरह एंशिएंट रुइंस की ओर दौड़ा। रूडी दरवाजा खोल सकती थी, लेकिन अपनी लेजीनेस की वजह से उसने सीधा गेट तोड़ दिया। रेड को दूसरा रास्ता खोजना पड़ा। गॉडविन नाम के उस एल्केमिस्ट को भी रूडी ने यहाँ कैद कर रखा था। जब रेड ने कहा कि रूडी को बाहर बुलाए तो गॉडविन ने साफ मना कर दिया। बहाना ये कि वो रूडी से बहुत डरता है। रेड ने परवाह नहीं की और वार्निंग देते हुए उसका हाथ तोड़ दिया। रूडी की चीख हॉलवे में गूंज उठी। वो दौड़कर सामने आई। रेड को देखकर उसने तलवार जमीन पर रख दी। रेड उसे बाहर ले आया। टिसे से सारी बात सुनने के बाद रेड खास तौर पर एक दवा लाया था जिससे रूडी अपने ब्लेसिंग पर कंट्रोल कर सके। ये सुनकर रूडी चौंक गई। उसने पूछा क्यों, क्या रेड हमेशा दुनिया को बचाना नहीं चाहता था? रेड मुस्कुराया, उसके हेड पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, ये दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपनी छोटी बहन के लिए। वो अपनी बहन को कभी दुखी और तड़पते हुए नहीं देख सकता था। ये दवा हीरो ब्लेसिंग को दबा देगी और जब तक रूडी अपना हीरो टाइटल छोड़ना चाहती है, रेड उसके साथ रहेगा। रूडी भावुक हो गई और उसने भाई को कस के गले लगा लिया। अब उससे रास्ता साफ नजर आ गया था। इसी दौरान नकली डानान एरिस को शहर के पीछे पहाड़ों में ले गया। उसने बताया कि रूडी एंशिएंट एल्फ रूइंस में है। ये सुनकर एरिस पागल हो गया। उसने होशो हवास खोकर रूडी को ढूंढने की ठाई। रिट और टीसे भी अब रूडी से मिलने पहुंच चुके थे। उन्हें गॉडविन से डिमोनिक पोशन के बारे में और जानकारी लेनी थी। तभी रूडी ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। ये राक्षसी औषधि राक्षसों के हृदय से बनाई गई थी। ये एक अभिशाप की तरह थी, इसलिए इसके शरीर पर कोई असर नहीं होगा। उसका ऐसा बनना स्वतःस्फूर्त था। रूडी के शरीर में एक नया आशीर्वाद पनप रहा था। रेड बेहद कंसर्न था और जल्दी से गॉडविन से और जानकारी लेने गया। गॉडविन को यकीन था कि इसका रूडी पर कोई असर नहीं होगा। राक्षस का आशीर्वाद तभी काम करता जब रूडी का शरीर उस दवा को सोख लेता। रूडी के शरीर में स्वतःस्फूर्त आशीर्वाद की बात करें तो क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कौन सा आशीर्वाद है, इसलिए उसने अस्थायी तौर पर नहीं सोचा था कि इससे रूडी को कोई नुकसान होगा। ठीक इसी समय टिसे को पता चला कि बाहर एक तेज आवाज आ रही है। आंखों वाले राक्षसों का एक झुंड इस जगह की ओर बढ़ रहा था। रूडी में उन्हें नष्ट करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैजिक किया और फिर मास्टरमाइंड को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। रेड ने जल्दी से रिड को गॉडविन के साथ जाने दिया और फिर अपनी बहन की मदद के लिए उसके पीछे दौड़ा। उपद्रवी एरिस निकला। रूडी को देखकर वो आगे बढ़ा और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वो उसके साथ राक्षस राजा का नाश करने की यात्रा जारी रख सके। रेड ने उसे सलाह देने की कोशिश की थी, लेकिन उस आदमी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसने रेड पर हमला करने के लिए मैजिक चलाया। रूडी ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसके पेट में घोंप दी। यही उसका जवाब था। उसने अपने हीरो वाली पहचान त्यागने का फैसला कर लिया था। अब से वो एक इंसान की तरह जिएगी और अगर एरिस ने अपने भाई को एक बार भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो वो सिर्फ एक मामूली वार नहीं होगा। रूडी फिर रेड को ठीक करने के लिए दौड़ गई, जबकि एरिस शौक में खड़ा अपने घाव को पकड़े खड़ा रहा। उनके जैसे महान ऋषि को इसी जगह खून बहाना पड़ा था। वो इस गड्ढे में कैसे मर सकते थे? उसी समय एरिस को ठीक करने के लिए व्यू आया। एक नजर में ही एरिस तुरंत पहचान गया कि ये आदमी भेष बदलकर आया हुआ राक्षस है। चूंकि एरिस ने उसे खोज लिया था तो व्यू को अब दिखावा करने की जरूरत नहीं थी और वो सीधे मुद्दे पर आ गया। वो जानता था कि इस खंडहर में पहले हीरो द्वारा छोड़ा गया एक अवशेष है और उसने एरिस को अपने साथ टीम बनाने के लिए आमंत्रित किया। उस अवशेष को ढूंढकर और रूडी को देकर उसे विश्वास था कि रूडी एरिस को फिर से अपनी टीम में शामिल कर लेगी। इसलिए एरिस ने व्यू के साथ अस्थायी रूप से सहयोग करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चलते चलते उसे रूडी से पहली मुलाकात का दिन याद आ गया। उसकी सुंदरता और व्यवहार ने उसकी सारी उदासी दूर कर दी थी। ये पहली बार था जब एरिस को अपना आशीर्वाद इतना पसंद आया। तब से एरिस को अपना लक्ष्य मिल गया था, रूडी का साथी बनना। एरिस मानता था कि वो इसी के लिए पैदा हुआ था। तभी व्यू ने एरिस को याद दिलाने के लिए आवाज लगाई कि हीरो का हथियार उनके सामने ही है। इसी बीच रेड और रूडी रिड को एरिस की मौजूदगी के बारे में बताने के लिए वापस आ गए थे। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया था। एरिस की ताकत से वो ड्रेक और आई मॉन्स्टर्स को अभी की पूरी तरह से बुला सकता था। टिसे ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा कि उसे अभी पता चला है कि एरिस नीचे वाली मंजिल पर जा रहा है किसी और के साथ, जिसने मैजिक से उसकी मौजूदगी मिटा दी है। लेकिन टिसे एक हत्यारा था, इसलिए उसे धोखा देना आसान नहीं था। ये सुनकर रेड चौंक गया। उसने तुरंत अंदाजा लगाया कि एरिस के साथ जाने वाला शायद शितासन होगा। अगर ये सच था तो उन्हें तुरंत जाकर एरिस को रोकना होगा। भले ही वे इस आदमी से नफरत करते हो, लेकिन वे उसे शितासन के हाथों धोखा नहीं खाने दे सकते थे। बूढ़े गॉडविन को कुछ समझाए बिना ही सब लोग साथ साथ चले गए। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन रुकने से डर रहा था, इसलिए अंततः उसे रेड के समूह का अनुसरण करना पड़ा। थियोडोरा के ग्रुप की बात करें तो वो डनाना अवशेष के द्वार पर पहुंच चुके थे। आगे बढ़ने से पहले थियोडोरा को डनान को याद दिलाना पड़ा कि अब से उनका हर कार्य स्वतःस्फूर्त होगा और वो उम्मीद करती है कि डनान उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा और निश्चित रूप से वो भी ऐसा ही करेगी। डनान ने सहमति में मुस्कुराया और फिर गुफा का दरवाजा तोड़कर अंदर दौड़ा। व्यू और एरिस अभी अवशेष के दूसरे मंजिल पर पहुंचे ही थे कि डनान वहां पहुंच गया। उनके सामने खड़े होकर डनान ने एरिस से विनती की कि वे हस्तक्षेप न करें। व्यू उसका शिकार था। इसके बाद उसने सीधे उसके चेहरे पर तलवार फेंक दी। व्यू ने हमले को आसानी से नाकाम कर दिया। उसने भवें चढ़ाई। एक बार तो सोचा उसने डनान को पहले भी हराया था, तो अब क्यों विनम्र हो। उसने अपनी तलवार निकाली और डनान पर हमला करने के लिए दौड़ा। हालांकि
उसने एक हाथ गंवा दिया था, लेकिन डनान अभी भी खिल पर नियंत्रण कर सकता था। उसने व्यू के चेहरे पर मुक्का मारा और उसके बाद कई सटीक मुक्के मारे जिससे वो बहुत हैरान हो गया। डनान ने फिर उसका मजाक उड़ाया। एक हाथ खोना वाकई बहुत असहज था, लेकिन फिर भी उसे इस आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसके ऐसा करने से डनान को एहसास हुआ कि उसने अपने बाएं हाथ को बहुत देर तक आराम करने दिया था। हल्की फुल्की बातें हो चुकी थी। डनान ने व्यू को तब तक बुरी तरह पीटा जब तक कि वो पलटवार नहीं कर सकता था। ये आदमी बचाव के लिए अकड़ गया और एरिस से मदद मांगने लगा। एरिस सदमे में देखता रहा, फिर घबरा गया। वो अपने साथी पर हमला कैसे कर सकता है, लेकिन फिलहाल वो इस आदमी के साथ सहयोग कर रहा था। व्यू के बिना वो पिछले हीरो का हथियार नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए एरिस ने सीधे डानान पर जादू का वार किया। इस अप्रत्याशित जादू के कारण डानान समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाया और व्यू ने इस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार डानान के पेट में घोंप दी, फिर एक विस्फोट मंत्र का प्रयोग किया। इतना नुकसान सहते हुए भी डानान अभी भी अड़े खड़ा था। इससे व्यू को डानान का कुशल योद्धा मानना पड़ा, लेकिन बस इतना ही। उसने अपना मानवीय भेष त्याग दिया, राक्षसी रूप धारण किया और डानान पर हमला करने के लिए चाकू निकाल लिया। डानान ने उसकी सारी तलवारें तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसके हाथ पैर बहुत ज्यादा थे। वो उन सबको काबू में नहीं कर पाया और आखिरकार नाकाम रहा। डानान को गिरते हुए देखकर एरिस को अभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने पहले भी अपने साथियों को इसी तरह धोखा दिया था। इसके बाद दोनों ने अवशेष का आखिरी दरवाजा खोलना जारी रखा। उनके सामने 5 तलवारें प्रकट हुई। एरिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये सभी होली डीमन स्लिंग सोर्ड्स थीं। तभी शशरन ने उसे समझाया कि रूडी के पास जो तलवार है वो फेक थी, जबकि उनके सामने रखी हुई असली थी। रूडी को वापस पाने के लिए 2 कंडीशन जरूरी थी। पहली, एरिस को रूडी को असली तलवार पकड़ानी होगी। इससे उसका हीरो ब्लेसिंग और मजबूत होगा और डेमोनिक कर्स का असर कम हो जाएगा। दूसरी, उसे रूडी का मेंटल सपोर्ट खत्म करना होगा, यानी रेड को एलिमिनेट करना होगा। ये सब समझाकर शशरन ने एरिस को सीक्रेट सोर्ड्स में से एक दे दी। बाहर रेड की टीम भी उस जगह पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, रेड का मालिक सामने आया। रेड तुरंत उस पर टूट पड़ी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ये सिर्फ डिस्गाइज में आया शशरन है। रेड ने भी सूट निकाल ली, लेकिन एरिस ने जादू से उसे रोक दिया। रूडी ने डिफेंसिव शील्ड डालकर रेड और रेड की रक्षा की और एरिस को आखिरी बार चेतावनी दी कि अगर वो यहीं रुक जाए तो उसे माफ कर देगी। लेकिन एरिस अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने और रूडी ने स्पेल्स से डुअल शुरू किया। गॉडविन इतना डर गया कि भागने की कोशिश की, लेकिन एरिस के ड्रेक ने उसका रास्ता रोक लिया। मजबूर होकर उसे टीस पर ही भरोसा करना पड़ा। वार्निंग्स के बावजूद एरिस न माना। रूडी ने अपनी सोर्ड निकालकर एक तेज व्हर्लविंड छोड़ा, जिससे एरिस और शशरन को पीछे हटना पड़ा। तभी टीस ने देखा कि जमीन फट रही है और एक विशाल ड्रेक बाहर निकल रहा है। उसकी पीठ पर थियोडोरा सवार थी, जिसने रिड को रोकते हुए रूडी पर हमला कर दिया। रूडी उलझ गई कि थियोडोरा उसके खिलाफ क्यों लड़ रही है। थियोडोरा डर थी, उसे समझाते हुए कह रही थी कि दुनिया को अभी भी एक हीरो चाहिए। अगर रूडी ने अपनी पहचान छोड़ दी तो लोगों की रक्षा कौन करेगा। रिड और रूडी दोनों ही मुश्किल में थी, जिससे रेड समझ नहीं पा रहा था कि पहले किसे बचाए। रिड ने गुस्से में थियोडोरा पर चिल्लाकर कहा कि वो नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी दूसरों पर डिपेंड करे। थियोडोरा ने जवाब दिया कि सच यह है कि उसके देश को रूडी ने बचाया था। रिड ने तुरंत विरोध किया। उसके देश को एक पूरी टीम ने बचाया था। उन कंपेनियंस की हिम्मत ने आत्माओं को इंस्पायर किया था, अकेले रूडी ने नहीं। उसकी इस पैशनेट बात से थियोडोरा थोड़ी डगमगाई, लेकिन वो अब भी रूडी को हीरो बनाना चाहती थी। रेड रिड को बचाने के लिए ड्रैगन पर वार करने दौड़ा। यही मौका एरिस को चाहिए था। उसने चुपके से हमला कर रेड और रिड को गहरे गड्ढे में धकेल दिया। रूडी उनकी ओर दौड़ी, लेकिन थियोडोरा ने रोक लिया। मजबूर होकर उसे साथी पर वार कर दिया। तभी शशरन भी लड़ाई में शामिल हो गया। अब एरिस पागलों की तरह हंस रहा था। उसे लग रहा था कि जीत उसी की है। उसने कहा रेड को उसी ने मारा, अब रूडी जरूर उसके पास लौटेगी। टीस ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एरिस ने पहले ही स्ट्राइक कर दिया। टीस बुरी तरह घायल हो गई, फिर भी वो उठकर एरिस को डांटती रही कि उसने साथियों के साथ गद्दारी की है। उसने रूडी को सिर्फ एक ऑर्डिनरी गर्ल कहा, जिसके पास अपनी मर्जी से जीने का कोई हक नहीं। यहाँ तक कि गॉडविन, जो असली विलेन था, वो भी एरिस की हरकतों से नाराज हो गया। उसने पत्थर फेंककर उसका विरोध किया, हालांकि उसे पता था कि सजा मिलेगी। ऊपर से रेड और रिड गिर रहे थे, नीचे डनान उनका इंतजार कर रहा था। उसके मन में भी कॉन्फ्लिक्ट था। क्या रूडी को उसकी विश के मुताबिक जीने देना चाहिए या उसे हीरो बने रहने पर मजबूर करना चाहिए। लेकिन एक बात क्लियर थी कि वो अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। उसने आखिरी ताकत लगाकर एक भयंकर तूफान बनाया और रेड को पीछे धकेल दिया। रेड ने एरिस को देखते ही तलवार खींच ली और उस पर टूट पड़ा। रेड की मदद से रेड एरिस के जादू को काटने में कामयाब हुआ और फिर उसने एरिस की दोनों भुजाएं काट डाली। रूइंस के अंदर रूडी गिर पड़ी थी, सोचती रही कि आखिर उसे ऐसी जिंदगी क्यों झेलनी पड़ रही है। तभी शशरन सामने आया। हाथापाई हुई, लेकिन रूडी अपनी टूटी हुई तलवार से असली सीक्रेट सोर्ड का सामना नहीं कर पाई। शशरन ने उसे किक मारकर दीवार में दे मारा, लेकिन इस बार रूडी को दर्द नहीं बल्कि उसके सीने से एक जबरदस्त भावना फूट पड़ी। पहली बार उसके अंदर प्योर लेज उठा। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि शशरन घबरा गया। 4 सीक्रेट सोर्ड्स हाथ में होने के बावजूद वो रूडी के एक पंच को नहीं रोक पाया। रूडी ने उसकी गिरी हुई तलवार उठा ली और लगातार वार करने लगी, लेकिन असल में शशरन ने जानबूझकर तलवार गिरा दी थी। वो चाहता था कि रूडी उसे पकड़ ले,
अब जब रूडी ने तलवार थाम ली थी, उसके लिए मौत भी मायने नहीं रखती थी। ऊपर से रेड ने थियोडोरा का ट्रीटमेंट पूरा कर दिया। हालांकि वो अभी अभी दुश्मन बनी थी, लेकिन रेड नहीं चाहता था कि रूडी को गिल्ट फील हो कि उसने साथी को मारा है। रूडी उठ खड़ी हुई। उसे देखकर रेड तुरंत दौड़ा, लेकिन टीस को समझ आ गया था कि रूडी के अंदर कुछ गलत है। वो बाहर कूदकर रेड के वार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खून की उल्टी करके बेहोश हो जाती है। रेड समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। गॉडविन दलन चीखा कि रूडी अब अपने ब्लेसिंग की वजह से सबको मार डालना चाहती है। रेड ने रेड को टीस की देखभाल करने को कहा और खुद तलवार निकालकर रूडी का सामना किया, लेकिन पहली टक्कर में ही रेड की तलवार का बड़ा हिस्सा टूट गया। रेड ने ये सोचते हुए सेक्रेड स्वॉर्ड को जमीन पर फेंक दिया कि इसे यूज करना ठीक नहीं होगा। फिर अपनी सिंपल ब्रॉन्ज स्वॉर्ड निकाल ली। गॉडविन हैरान रह गया, इतनी ऑर्डिनरी तलवार से वो रूडी को कैसे रोक पाएगा। लेकिन रेड को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने पूरा फोकस किया और जैसे ही रूडी ने उस पर हमला किया, रेड ने अपनी ब्रॉन्ज स्वॉर्ड से उसका अटैक ब्लॉक किया और उसके हाथ पर वार किया। इससे रूडी की होली स्वॉर्ड नीचे गिर गई और तुरंत ही वो नॉर्मल हो गया। छोटी बच्ची घबराकर जोर जोर से रोने लगी और दौड़कर रेड को कसकर गले लगा लिया। तभी डैनन और एल्बर्ट वहां पहुंच गए। रेड टीसे के घाव भरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी नहीं थी। ये देखकर रूडी ने खुद पावर इस्तेमाल करके टीसे को हील करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका ब्लेसिंग काम ही नहीं कर रहा था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और बेबस होकर रोने लगा। उसका आशीर्वाद, जिसने हमेशा उसे लड़ने की ताकत दी, सबसे क्रिटिकल मोमेंट में उसका साथ क्यों छोड़ जा। रूडी टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता था। एल्बर्ट की मदद से थियोडोरा आई और टीसे का इलाज किया। उसकी बदौलत टीसे अस्थायी रूप से बच गई। इसके बाद थियोडोरा रूडी के सामने बैठ गई और अपनी गलतियों की पनिशमेंट स्वीकार करने लगी। रेड की टीम छोड़ने के बाद से थियोडोरा हमेशा सोचती थी कि रूडी उसे क्यों नहीं ढूंढने आया। अब उसे समझ आया, रूडी को साथियों की जरूरत ही नहीं थी। वो अकेला चलता रहा, बिना आराम किए, बिना खाए, बस अपने अकेलेपन की राह पर। और थियोडोरा आज भी मानती थी कि यही सही रास्ता था ताकि रूडी दुनिया को बचाने के लिए जर्नी जारी रख सके। एल्बर्ट ने रूडी से थियोडोरा को माफ करने की रिक्वेस्ट की। उसे पता था कि थियोडोरा ने बहुत गलतियां की, लेकिन सब कुछ उसने सिर्फ दुनिया के लिए किया था। टीसे धीरे धीरे उठा और बोला कि थियोडोरा ने उसकी जान बचाई है, इसलिए रूडी को इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन रूडी का मन पहले ही तय हो चुका था, वो अब हीरो नहीं बनेगा। शुरुआत से ही रूडी ये रोल नहीं चाहता था। उसे लगता था कि हीरो बनने के लिए थियोडोरा ज्यादा फिट है। रेड हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच्चा हीरो वो नहीं होता जो अकेले डीमन लॉर्ड से लड़े या दुनिया को अपनी विल पावर से बचाए। असली हीरो वो है जो अपनी इच्छा शक्ति और हिम्मत दूसरों तक पहुंचाए ताकि सभी मिलकर लड़ सकें। और इस वजह से रेड को भी लगा कि थियोडोरा इस रोल के लिए ज्यादा उपयुक्त है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी और रेड की फार्मेसी में एक नया दिन शुरू हुआ। रूडी और टीसे ने हीरो का आर्मर उतारकर सिंपल कपड़े पहन लिए और ब्रेकफास्ट के लिए भागते हुए आए। रूडी बड़ी खुशी से बर्फ में खेल रहा था। बहुत समय बाद उसने कोल्डनेस महसूस की थी। सबने साथ में खुशी से नाश्ता किया। अब रूडी को ट्रूथ नाम का नया ब्लेसिंग मिला। इस ब्लेसिंग ने उसके भीतर छिपी संवेदनाएं वापस ला दी। अब उसके पास अपना एक गोल था, एक फील्ड खरीदना, हर्ब्स उगाना और अपनी बाकी जिंदगी रेड के साथ बिताना। यही लाइफ रेड हमेशा से चाहता था। उस दोपहर खोए हुए साथी एरिस का फ्यूनरल हुआ। कहा जाता है कि किसी की मौत के बाद उसका ब्लेसिंग गॉडेस डेमिस को लौट जाता है। रेड को भी उम्मीद थी कि अब एरिस उस ब्लेसिंग की कैद से मुक्त होगा। फ्यूनरल के अंत में डैनन ने सबको एक बात याद दिलाई। शिशु दिन अजीब था। वो डीमन लॉर्ड का अधीनस्थ होते हुए भी सेक्रेड स्वॉर्ड यूज कर रहा था। रेड को भी पहले से शक था। उसके पास इतने आर्म्स थे कि वो सारी सेक्रेड स्वॉर्ड्स एक साथ पकड़ सके। रेड को लगा शायद वही फर्स्ट जनरेशन हीरो है, कोई ऐसा बीइंग जो ह्यूमन नस्ल का नहीं था लेकिन हीरो बन गया। खैर, अब उन्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी थी क्योंकि उनका मिशन फिलहाल खत्म हो चुका था। उस शाम गॉन को विदा करने के बाद रिट और रेड को आखिरकार अलोन टाइम मिला। रिट बहुत उदास थी क्योंकि एरिस ने उनका बेड पूरी तरह तबाह कर दिया था। वो बेड रेड के लिए बहुत खास था। उस पर सोते हुए उसे यकीन था कि रेड हमेशा उसके साथ रहेगा। उसे डर था कि एक दिन रेड बिना बताए चला जाएगा क्योंकि उसका ब्लेसिंग गाइड जैसा था। रेड ने तुरंत रेड को गले लगाया और वादा किया कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने कहा कि ये उसकी जर्नी का आखिरी पड़ाव है। उसका ब्लेसिंग एक मार्गदर्शक जैसा था। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका है और अब वो अपनी बाकी जिंदगी रिट के साथ बिताएगा।
उस रात दोनों ने अपनी पहली रात साथ गुजारी। बेड पर लेटे हुए रेड ने रिट से कहा, ये अंत नहीं है बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत है। अब वो जुल्तान शहर में रिट के साथ सिंपल और पीसफुल लाइफ जिएगा, उनकी फार्मेसी संभालेगा और धीरे धीरे फैमिली और खुशियों का स्वागत करेगा। यही लाइफ रेड हमेशा से चाहता था। अगली सुबह रेड जोर से जमाही लेते हुए नीचे आया तो देखा कि रूडी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। दोनों बंदरगाह घूमने गए। रेड ने उसकी पसंद का एक सुंदर जूल खरीदा जिससे रूडी बहुत खुश हो गई। दोनों ने साथ में खाना खाया, शहर में घूमे और फिर नदी किनारे बैठकर आराम किया। उस पल रूडी ने शाइनेस के साथ रेड का शुक्रिया अदा किया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसे दिन देखेगा। अपने भाई के साथ रहना, नए फ्रेंड्स बनाना और एक नॉर्मल लाइफ जीना, ये जिंदगी सचमुच बहुत ब्यूटीफुल थी। और इस तरह सीमा पर रेड और रूडी का नया पीसफुल लाइफ शुरू हो गया। अगला दिन रेड के लिए रेड के साथ प्रैक्टिस का दिन था। तभी एडवेंचरर्स गिल्ड की एक लड़की दौड़ती हुई आई और रूडी से मॉन्स्टर्स को हराने की मदद मांगी। रूडी ने तुरंत हामी भर दी। रूडी को इतना खुश देखकर टीसे भी खुश हो गया। यही असली हीरो का चेहरा था, अपने दिल की इच्छा के लिए लड़ना, किसी मजबूरी या ब्लेसिंग के लिए नहीं। रूडी अब हमेशा लड़ेगा और उसके पास हमेशा लौटने के लिए एक घर भी रहेगा।